लोगों की जिंदगी में अपनी अहमियत ढूंढने से लाख बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी में खुद को अहमियत दें। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त पाकिस्तान की मुतबर सियासतदान है वो है नवाज शरीफ साहब। 8 ममालिक से लोग थे, हमारा फोकस उनके काम के ऊपर होता है। बच्चा वही चीज़ प्ले आउट करता है जो घर में अपना माहौल उसको नजर आता है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब और आज पीर का रोज़ है और वैसे कराची में तो सर्दी अब आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, गर्मी की कुछ आमद महसूस हो रही है, लेकिन आज कहा जा रहा है कि ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, बड़ा प्लेजेंट सा वेदर है। तो इस अच्छे दिन के साथ, इस खूबसूरत दिन के साथ एक गरम गरम कप कॉफ़ी का और हमने सुबह का बेहतरीन सा आगाज़ करना है। शो को आप इंजॉय करने वाले हैं और आगाज़ हम अच्छी बात से करते हैं और आज की अच्छी बात कुछ इस तरह से है कि लोगों की ज़िंदगी में अपनी अहमियत ढूंढने से लाख बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुद को अहमियत दें। वो कहते हैं ना, खुद से मोहब्बत करोगे तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। लोगों की तरजीहात तो बदलती रहती हैं और बदलते हालात को देखकर इंसान के अंदर मायूसी की किरण भी फूटती है, मगर याद रखें मायूसी एक ऐसी सख्त धूप है जो सख्त से सख्त जिस्म को जलाकर राख कर देती है। इसीलिए मायूसी हमें छोड़नी है, खुद को अहमियत देनी है, खुद से मोहब्बत करनी है, तभी लोग हमारी अहमियत को समझेंगे और हमसे मोहब्बत करेंगे। अगर हम इसी कोशिश में लगे रहेंगे ना कि दूसरे को इम्पोर्टेंस दें, उसको ये बताएं कि वो हमारी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है या हमारी वीकनेस है, तो लोग फिर आपको हल्का लेने लगते हैं, फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो ऐसे में वो लोग जो खुद को टाइम देते हैं, खुद पर तवज्जो देते हैं, अपनी लाइफ को कैलकुलेटेड अंदाज में गुजारते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल भी रखते हैं, अपने खाने पीने का ख्याल भी रखते हैं, अपनी पढ़ाई का ख्याल भी रखते हैं, अपनी जॉब का ख्याल भी रखते हैं, अपने आप को फोकस करते हैं, वो तरक्की भी करते हैं। और जब वो तरक्की करते हैं तो लोग उनको सराहते भी हैं, उनको पसंद भी करते हैं, उनको इम्पोर्टेंस भी देते हैं। तो आज की पॉजिटिव बात, अच्छी बात यही है कि आपने खुद भी पॉजिटिव रहना है। मायूसी कुफ्र है, मायूसी नहीं, उस तरफ जाना भी नहीं है, अंधेरा है वहाँ पर। अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और कोशिश करनी है कि अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत करें और जो भी काम करें वो ये सोच कर करें कि किसी न किसी तरीके से दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाए, सिर्फ अपना नहीं सोचना। तो इसी पॉजिटिव बात के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अब हम शामिल करेंगे बड़ी खबर। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद सियासी मंजरनामा तब्दील, कोई भी जमात वफाक में हुकूमत बनाने के लिए पुरएतमाद नहीं। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात का कदम करार देने से मुतालिक समाअत आज करेगी। आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है, जानेंगे प्रोग्राम में। कराची एफपी एरिया में 7 साल के बच्चे के कत्ल का मुअम्मा तो हल हो गया, लेकिन कई सवाल छोड़ गया। कातिल बच्चे का अपना कज़न निकला, भारतीय फिल्म से मुतासिर होकर कत्ल की मनसूबाबंदी की। आखिर हमारा मुआशरा किस जानिब जा रहा है? कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर को और मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को मात दे दी। सऊद शकील नए रूप में नजर आए, बाबर आजम ने भी खूब रन्स बनाए, बस कराची वाले ही खेल का जादू ना जगा पाए। पीएसएल इलेक्शन और थ्रिल से भरपूर मैचेस पर गुफ्तगू होगी। और कराची का अदबी मेला तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर। इस बार केएलएफ में हाज़रीन के लिए क्या कुछ था और डिजिटल दौर में ये इवेंट अपनी मिसाल आप कैसे बना हुआ है, जानेंगे। कराची लिटरेचर फेस्टिवल की मुंतज़िम आला राहिला बकाई आज दुनिया बोल है में मेहमान होंगी। अच्छा, इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, वो किताबों से मोहब्बत करने वालों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि हम लोगों के यहाँ ये फेस्टिवल जो हैं वक्तन फ़वक्तन हो रहे हैं और इसको ऑर्गेनाइज़ करने वाले इस हवाले से सोच रखते हैं और इस पर तवज्जो दे रहे हैं ताकि लोगों को लगाव रहे अदब से, लिटरेचर से। और अब हमें आना है आगे ट्रेंड्स की तरफ। तो एक प्रॉब्लम जो कि मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों ने बहुत फेस की है, तकरीबन 20 से 25 घंटे ट्विटर डाउन रहा है और सभी एक दूसरे से मैसेज करके पूछ रहे थे कि एक्स क्यों नहीं चल रहा, क्या वजह है, क्या मसला है, क्यों नहीं चल रहा। तो यही इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक्स पर हैशटैग ट्विटर डाउन ट्रेंड कर रहा है और हफ्ते की रात 9 बजे से ट्विटर की वेबसाइट को बंदिश का सामना रहा, जिसके बाद सोशल मीडिया सारिफीन की ट्वीट्स, नई पोस्ट, अपडेट सामने आना बंद हो गई। ज़्यादातर सोशल मीडिया सारिफीन ट्विटर की वेबसाइट मुकम्मल तौर पर बंद होने की शिकायत करते रहे और कुछ लोगों ने तो फिर इसका VPN भी यूज़ करने की कोशिश की कि भाई उससे हम इसको चला लें।
कोई ना कोई जुगाड़ तो फिर पाकिस्तानियों ने निकालनी होती है। एनी हाउ ये बंद जो हुआ है इस पर बात तो हो रही है कि किया गया, लेकिन क्यों किया गया, किसने किया, किसने करवाया, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। तभी सारिफीन ने अपना रद्द अमल भी दिया है। दूसरा जो ट्रेंड है वो जी हैशटैग बाबर आजम, तकरीबन 30,000 सारिफीन ने इस पर पोस्ट किया है। पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग में नई तारीख रकम की है। 3,000 रन्स का संगे मील अबूर करने वाले पहले बैटर बन गए। इन्होंने 80 इनिंग्स में 3,004 रन स्कोर कर लिए हैं। टॉप स्कोर की फहरिस्त में दूसरा नंबर लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान का है, जिन्होंने अब तक PSL में मजमूई तौर पर 2381 रन स्कोर किए हैं। टॉप ट्रेंड में अब तक 30,000 से ज़ायद सारिफीन ने पोस्ट करके बाबर को अप्रीशिएट किया है, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और उनका बल्ला खूब रन उगल रहा है। बाबर छाए हुए हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि रन्स पे रन्स बना रहे थे और सोशल मीडिया की जीनत बने रहे हैं, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। ये मैचेस तो चलते रहेंगे। ये फीवर सर चढ़कर बोल रहा है, हमारा अपना ब्रांड है, अपना इवेंट है PSL, इसको हमने भरपूर तरीके से एंजॉय करना है, इस पर हम बातें करते रहेंगे। लेकिन अभी हम आ जाते हैं उस मुद्दे पर जो कि इस वक्त जिस पर हम कहेंगे कि ज़ुबान ज़द-ए-आम बना हुआ है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात ने मुबैना धांधली का जो इल्ज़ाम है उस पर बात हो रही है, क्योंकि इल्ज़ाम लगाने वाले ताहाल कोई सबूत पेश नहीं कर सके। लेकिन शदीद अवामी रद्द अमल सामने आ रहा है। कभी हम हज़ारों की तादाद में लोगों को सड़कों पर एहतजाज करता देख रहे हैं और कभी हुकूमत साजी की राह में रुकावटें दिखाई दे रही हैं। इलेक्शन को 11 रोज़ हो गए हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत साजी का नामो निशान नहीं है। कल रात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खुसूसी तैयारे में इस्लामाबाद पहुँचे हैं, जहाँ उनकी आला सतही मुलाकातें हुई हैं। दूसरी जानिब कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद तहकीकात का सिलसिला शुरू किया है। तहकीकात के लिए कमेटी बनाई जो कि DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद कर रही है। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के बयानात समेत ज़िला रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, तलागंग और मरी के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान, रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असम्बली के 13 हलकों के रिटर्निंग अफसरान और सूबाई असम्बली के 26 हलकों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात जो है वो कलमबंद हो रहे हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल में आज सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात का लदम करार देने से मुतालिक केस की समाअत होने जा रही है। इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन के कंवर दिलशाद साहब। उसके बाद इस वक्त वो पंजाब हुकूमत का हिस्सा भी है, जो इंटरिम सेटअप है उसका। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब। वालेकुम सलाम। कंवर साहब, ये जो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है जिस पर दिन रात हम देख रहे हैं कि टीवी चैनल्स पर डिस्कशन हो रहा है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनका किरदार था नहीं था इलेक्शन डे पे या इलेक्शन को लेकर, मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। कुछ लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं ना तो वो इस प्रोसेस का हिस्सा थे, वो एक नॉन एंटिटी हैं, वो नोबडी हैं, लिहाजा उनके इस बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तहकीकात करा लें, वो इनकी मर्जी है, कराने वाले कराना चाहें तो करा लें। मुझे बताइएगा कमिश्नर रावलपिंडी का किरदार क्या है और आपने कैसे देखा इस सारे मामले को? देखें, जो इंतजामी सरबराह होता है ना डिवीजन का, उसके मतहत होते हैं तमाम इंतजामी अफसर। अब कोई कमिश्नर भी हो, तमाम हमारे आप कमिश्नर हैं, बड़े अच्छे कमिश्नर हैं पूरे पंजाब के। तो उन्होंने जब इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, उन्होंने अपने अपने हल्के में अपने जाकर बाकायदा विजिट किया है, उन्होंने तमाम इंतजाम को देखे। और जिस वक्त ये रिटर्निंग ऑफिसर क्योंकि इंतजामिया से लिए गए थे, तो लिहाजा वो इंतजामिया की जिम्मेदारी तो कमिश्नर के पास थी ना। तो इलेक्शन से पहले भी उन्होंने तमाम अपने जो RO थे, DRO थे, उनको अपने दफ्तर में बुला के उनसे ब्रीफिंग ली, उनके इंतजाम के हवाले से बातचीत की, तो मशावरत की। ठीक है कि इलेक्शन के मामले में कमिश्नर का कोई किरदार नहीं होता, तमाम रिजल्ट तैयार करने की जिम्मेदारी जो होती है वो रिटर्निंग ऑफिसर की होती है फारम 47 पर, और फारम 45 की जो कंपाइलेशन होती है वो होती है प्रेजाइडिंग ऑफिसर की। इसके बाद जब रिटर्निंग ऑफिसर अपना हथकंडा रिजल्ट भेजता है इलेक्शन में पाकिस्तान को, तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दस्तखत करता है, तो उसी एंडोर्समेंट करता है। लेकिन कमिश्नर पर सबकी निगाह होती है कि सारे मामला जो है वो ठीक जा रहे हैं। अगर कहीं गड़बड़ हो जाती है, अगर बहुत ज्यादा हंगामा राई हो जाती है, तो कमिश्नर ने ही तो आर्मी तलब करनी है ना। देखिए कंवर साहब, इलेक्शन डे पर आप कह रहे हैं कमिश्नर का कोई रोल ऐसा होता नहीं है, लेकिन जाहिर है कि उनकी सरपरस्ती में ये सारा काम हो रहा है, तो क्या वो दबाव डाल सकते हैं DROs पर, ROs पर कि नताइज उनकी मर्जी के हों, या फिर वो ये काम करवाएं जो कि जाली ठप्पों की बात हो रही है? अगर कोई कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसरों पर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस पर दबाव डालेगा तो वो कौमी मुजरिम कहलाएगा।
उसने अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल करने के ज़ुमरे में आएगा, वो करप्ट प्रैक्टिस के ज़ुमरे में आएगा। तो किसी कमिश्नर को अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव डालने का कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन इंतजामात को देखना सब उसका उसकी जिम्मेदारी है। अब जो मौजूदा जो है कमिश्नर साहब ने, रावलपिंडी डिवीजन ने जो अपना इल्जाम ही लगाए, अब हैरानगी होती है कि सारा मीडिया जो है बगैर सोचे समझे स्टेटमेंट दे रहा है। भाई उसकी अंदर की खबर देखें, वो ये कहता है मैं इतराफ जुर्म करता हूँ, मैंने दबाव डाला है, मेरे कंवर साहब वो स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इतराफ जुर्म कर लिया है। मुझे ये बताइएगा कि अगर कमिश्नर इस तरीके से दबाव डालता है तो जो रिटर्निंग अफसरान इस वक्त बैठे होंगे पोलिंग स्टेशंस में, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? क्या उनको इलेक्शन कमीशन से रुजू नहीं करना चाहिए था, या फिर ये मामला अगर हुआ तो इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी बनती है, या फिर उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए था? ये आप सही फरमा रही हैं। अब अगर जैसे वो कमिश्नर साहब अपना इतराफ जुर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने गलत काम किया, उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस की, उन्होंने इस लिहाज से अब अगर किसी को रिटर्निंग ऑफिसर को या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को उसे दबाव डाला है, कमिश्नर का बकौल खुद मान रहा है कमिश्नर से भी मैंने दबाव डाला, तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर का काम था कि फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नोटिस में लाते हैं कि कमिश्नर हम पर दबाव डाल रहा है। तो यहाँ अगर उन्होंने दबाव डाला है, अगर वो झूठ नहीं बोल रहे, अगर दबाव डाला है, तो फिर तो रिटर्निंग ऑफिसरान को फौरी तौर पर चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बताते, चीफ इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लाते। लेकिन अगर उन्होंने खामोशी इख्तियार की और कमीशन के कहने पर बकौल कमीशन के उन्होंने रिजल्ट तब्दील किया, तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर भी इसके बराबर के करप्ट प्रैक्टिस में आ जाते हैं, की जद में आ जाते हैं कि आपने क्यों उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी की, क्यों उसका हुक्म तस्लीम किया जबकि वो गलत हुक्म जारी कर रहा था। इस पर उसके आपने इलेक्शन लिखा हुआ रूल के अंदर कि अगर कोई किसी पर दबाव डाले तो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लाए। तो अगर रिटर्निंग ऑफिसरों ने खामोशी इख्तियार की तो वो भी मुजरम है। अब अगर चीफ इलेक्शन कमीशन ने कमेटी बुलाई है, 26 सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं और 13 कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, 6 DRO हैं, ये सारी जो तलब की हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, उनको ये हल्फिया बयान देना चाहिए कि जनाब कमिश्नर साहब गलत बयानी कर रहे हैं, उन्होंने कोई हम पे बात नहीं की, वो सारी उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की, वो अपनी तरफ से खुद साख्ता बयान दे रहे हैं। तो हमने अपना रिजल्ट जो है वो कानून के मुताबिक, रूल के मुताबिक हमने तैयार किया है। तो ये सही, अभी खैर इसकी मामले की तहकीकात का मुतालबा तो किया जा रहा है भरपूर तरीके से, तमाम ही जमातें तकरीबन कर रही हैं इस सारे स्टेटमेंट पर तहकीकात हों। लेकिन अभी कंवर साहब आज पहली समाअत है जो इलेक्शन कलदम करार देने के हवाले से दरख्वास्त दी गई है, मुझे बताइएगा क्या हमारा मुल्क जो हमारे मुआशी हालात हैं इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि इलेक्शन को कलदम करार दिया जाए और फिर से इलेक्शन कराए जाए? नहीं जी कंवर साहब, इलेक्शन हो चुके हैं, दोबारा इलेक्शन नहीं, जहाँ कोई हुई है, बदनवानी हुई है या करप्ट प्रैक्टिस हुई है, तो हाउस हल्के में दोबारा जो है रीपोल भी हो सकता है या रिजल्ट भी जो है फॉर्म 45 और 47 के मुताबिक तब्दील हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान असल इंतखाबात का मुस्तमिल नहीं हो सकता। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जहां जहां धांधली की शिकायत है वहां पर री इलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज पूरे मुल्क में कराना जो है वो एज सच पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो एक शोर मचा हुआ है कि जी हुकूमत बन नहीं पा रही है, कोई मामला सेटल हो नहीं पा रहे हैं, बहरानी कैफियत है, जब 29 तारीख तक का टाइम है तभी तो काफ़ी दिन दरमियान में बाकी है, फिर ये क्यों शोर मच रहा है कि जी ये काम जल्दी नहीं हो पा रहा है, ये तो हुकूमत साजी में पता नहीं कौन सी रुकावटें हैं जो हायल हैं? सबसे बड़ी बात यह इस वक्त पाकिस्तान के मुतब्बर सियासतदान जो है वो है नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के मुतब्बर संजीदा सियासतदान हैं, और जरदारी साहब जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और वज़ीर आज़म साहब जो है नवाज शरीफ साहब भी 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो हम आपकी वसातत से कहेंगे कि जनाब वो राउंड टेबल कायम कर लें, जैसे जुल्फ़िकार मीडिया हालात जो आज के जो इलेक्शन है, एक तो हमारा मीडिया जो है अपने उल्टी सीधी आठ शाट बातें करके चला जाता है, हकीकतन बात सुनने का मजा सुनता ही नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जनाब इस वक्त हालात जो है पाकिस्तान के वो मार्च 77 के दाने पे खड़े हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के इलेक्शन को चैलेंज कर दिया गया था 77 में, मैं खुद उस इलेक्शन कमीशन का हिस्सा था, तो जनाब पूरे मुल्क में तहरीक चल गई थी। तो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब पाकिस्तान के मुतब्बर सियासतदान थे, उन्होंने तस्लीम कर लिया, उन्होंने कहा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तमाम वो स्टेक होल्डर जो उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे उन सबको तलब कर लिया, और वहाँ भी मुज़ाकरात चल ही रहे थे कि बदकिस्मती माशा लग गया। इसलिए मामला ये था, अब भी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब
और जनाब मोहतरम आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान के मदबूर सियासतदान है। खुशकिस्मत है पाकिस्तान के 2 शख्स जो हमारे सामने मौजूद है, जनाब आसिफ जरदारी साहब है, नवाज शरीफ साहब है, वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस करें और सबको बुला रहे हैं। बिल्कुल, इसका हल ही ये है कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो, सब स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए और मिलकर एक हुकूमत साजी के मरहले को आगे बढ़ाने के लिए किसी लाहेअमल पर आया जाए। कंवर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी इस मामले पर अभी जो कलअदम करार देने का मामला है, इस पर समाअत आज होनी है। मेरा नहीं ख्याल, जैसे कंवर बिल्कुल ठीक कहा कि सारी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो हल्के कॉन्ट्रोवर्शियल हैं या जिन पर कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, उस पर जरूर रिकाउंटिंग या री इलेक्शन हो सकता है। लेट्स सी, आगे आकर पता चलेगा आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। अभी हमें बात करनी है लिटरेचर फेस्टिवल के हवाले से। कराची में 15वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल जो कि गुज़श्ता रोज़ इख्तिताम पजीर हो गया है। मकामी होटल में 3 रोज़ तक जारी रहने वाले इस इवेंट के आखिरी रोज़ 27 सेशंस हुए हैं और 9 किताबों की रोनुमाई हुई है। अब KLF जैसा इतना बड़ा इवेंट हो और हम लोग उसको कवर ना करने पहुंचे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मुदस्सिर इकबाल चूंकि छुट्टियों पर है, इसलिए हमने एक और मुदस्सिर को इस काम की जिम्मेदारी दी है। हमारे प्रोग्राम के सीनियर प्रोड्यूसर हैं, मुदस्सिर इकबाल के हम नाम है, और वो कल KLF में पहुंचे हैं और उन्होंने क्या कुछ वहाँ पर देखा इस इवेंट में, आप भी देखिए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के बीच लग्जरी होटल में। यहाँ कराची लिटरेचर फेस्टिवल का मेला जारी है। 3 रोज़ा मेले का आखिरी रोज़ है और हम यहाँ पहुँचे हैं कुछ प्रेजेंटर से बात करने, कुछ लोगों से बात करने, कुछ हमारे पैनलिस्ट से बात करने कि इस बार का KLF कैसा रहा पिछले सालों के मुकाबले में, क्योंकि ये KLF का 15वां एडिशन है। 15 साल पूरे हो गए KLF को, तो बड़ी सक्सेस है, बहुत कामयाबी से ये इवेंट अब तक चला है। लेकिन इस बार इवेंट में कुछ कंट्रोवर्सीज थी जो सामने आई। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो थी वो रोनिया ऑटोमॉन, जर्मन ऑथर हैं, उनको लेके फेस करनी पड़ी KLF इंतज़ामिया को, क्योंकि जो रोनिया ऑटोमॉन है वो प्रो इज़राइल समझी जाती है और इस वक्त गज़ा की सिचुएशन है। उनको पैनलिस्ट की लिस्ट में शामिल करने पर काफ़ी प्रोटेस्ट किया लोगों ने, इवन सिविल सोसाइटी ने काफ़ी एतराज़ किया, जिसके बाद बिल्कुल आखिरी वक्तों में रोनिया ऑटोमॉन को KLF के सेशन से निकालना पड़ा। इसके अलावा फिर एक और ज़राअत का सेशन था KLF में, इस बार KLF का हिस्सा था। उसमें सोशल मीडिया सार्फिन ने थोड़ा सा एतराज़ किया। उनका एतराज़ ये था कि इसमें जो पैनलिस्ट थे उनमें कोई स्टेक होल्डर्स शामिल नहीं किया गया। इकनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स तो थे, लेकिन किसान इत्तेहाद से कोई बंदा नहीं था जो मसाइल को उजागर कर सके कि ज़राअत के शोबे में असल मसाइल क्या हैं। तो ये छोटी मोटी कॉन्ट्रोवर्सीज 2 सामने आए। तो इन कॉन्ट्रोवर्सीज के साथ इस साल का KLF कैसा रहा, आइए शुरा से बात करते हैं, जानते हैं। जी, इस वक्त वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह साहब हमारे साथ हैं। सर, कैसा रहा इस साल का KLF और पिछले सालों से कितना मुनफरिद था इस साल का KLF? मुनफरिद तो नहीं था खैर, और अच्छा रहा। वैसे भी कोई भी लिटरेचर एक्टिविटी होती है तो हम उसे सपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा है और ये रिवायत जारी रहनी चाहिए। मारूफ उस्ताद, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हुमा बकाई साहब मेरे साथ हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। मैम, डिजिटल मीडिया के दौर में इस तरह की फ़िज़िकल गैदरिंग आप समझते हैं कि आज भी कारामद है इतनी? देखिए, डिजिटल इसकी रिप्लेसमेंट उसको सोचना बिल्कुल इस तरह है जिस तरह हमने ये फैसला कर लिया कि शायद किताबों की ज़रूरत नहीं है। किताबों की ज़रूरत हमेशा रहेगी, असातिज़ा की भी रहेगी और इस तरह के फेस्टिवल्स की भी रहेगी। कराची लिटरेचर फेस्टिवल अपनी पूरी रानाई के साथ जारी है और बहुत लोगों का इस बार रश है, काफ़ी लोग हैं। और मैं यहाँ एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है। तो मैं अब ये जानने की कोशिश करूँगा, कुछ बात करूँगा नौजवानों से और ये जानने की कोशिश करूँगा कि नौजवानों का इंटेलेक्ट लेवल आज के दौर में किस हद तक हाई है, कितना है, और वो अदब को किस तरह देखते हैं, अदीबों को किस तरह देखते हैं। चलिए कुछ नौजवानों से बात करते हैं। इस्लामाबाद IBA के एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि व्हाट इंस्पायर्स यू टू अटेंड दिस इवेंट? The talks, the intellectual talks that are happening, this is like the need of the time right now, and this is something that we don't find very often in Pakistan actually. So when the opportunity presented itself, I was like, just get on to it. 2 बड़े ही खूबसूरत नौजवान, एक का ताल्लुक इस्लामाबाद से अली और एक कराची से हसीब, दोनों मेरे साथ हैं। अली, पहली बार KLF में आए हो? हाँ जी। तो कैसा लगा KLF, कितना अच्छा था, क्या सीखने को मिला, क्या सोच कर आए थे और क्या लेकर जा रहे हो? यार वैसे ही शुगल मेले में आया था। हाँ, देखने क्या सीन है और जगह मज़े की है, बैठने की, चिलिंग करने के लिए सही है। अच्छा, हसीब से बात करते हैं। हसीब,
तुम्हारा फर्स्ट टाइम है KLF? नहीं, मैं 3 साल से आ रहा हूँ। माशाल्लाह। तो क्या चीज़ है यहाँ पे ऐसी जो तुम्हें बार बार खींच लाती? लड़कियों के अलावा क्या चीज़ है जो तुम्हें बार बार या खींच लाती है? नहीं, मैं राइटर्स पिछली बार क्या नाम अनवर मकसूद साहब आए हुए थे और इस साल जहरा निगाहें आ रही हैं, तो उनके टॉक्स वगैरह सुनने के लिए आते हैं हम लोग। बाकी बुक्स वगैरह का कलेक्शन यहाँ पे अच्छा होता है, ऑक्सफोर्ड और लिबर्टी दोनों हैं, तो जो भी फ़िलोसफिकल बुक्स की कलेक्शन यहाँ पे अच्छी होती है और पोएटिक बुक्स की कलेक्शन अच्छी होती है। दो बहुत प्यारी सी स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। वर्दा, सबसे पहले आप बताओ कैसा रहा KLF का एक्सपीरियंस और क्या चीज़ आपको इंस्पायर किया कि आप KLF अटेंड करने आए? पहली बार अटेंड करूँ KLF ऐसे? फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं हर दफ़ा करना चाहती हूँ बट कोई ना कोई लाइक मजा हो जाती है कि नहीं आ पाते, बट इट वाज वेरी गुड। लाइक बहुत अच्छा अरेंज था, सारे सेशंस बहुत अच्छे थे। स्पेशली आई लव द जिब्रान नासिर वन, बहुत लाइक थॉट प्रोवोकिंग सा सेशन था, सो आई रियली लाइक्ड इट। आप दोनों मुझे बताओ अपने अपनी मेमोरीज इस इवेंट को लेकर, सबसे यादगार सेशन, सबसे यादगार कोई बात जो आपको हमेशा आपको लगता है मुझे याद रहेगी। अभी जिब्रान नासिर ने अपने सेशन में बोला कि वी एज ह्यूमंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय आवर लॉज, मतलब हम पहचाने जाते हैं अपने लॉज से, अपनी राइट से। तो दैट रियली स्टक टू मी कि हमें राइट से तो एटलीस्ट अवेयर होना चाहिए। कराची की एक तालबा मेरे साथ मौजूद हैं, एनी, और इनका दावा है कि SLF सिंध लिटरेचर फेस्टिवल कराची लिटरेचर फेस्टिवल से बेहतर होता है। तो इनके इस दावे के पीछे वजह क्या है जानते हैं एनी से। एनी, क्या वजह है, SLF क्यों बेहतर लगा आपको KLF से? क्योंकि हम यंगस्टर्स हैं, और हम म्यूज़िक को, मौसीकी को ज़्यादा तरजीह देते हैं। वहाँ हमारे मिजाज के सिंगर्स आते हैं जिसे आज की यूथ ज़्यादा सुनती है, और जबकि वो आर्ट्स काउंसिल में होता है तो वहाँ पे यंगस्टर्स को मौका मिल रहा होता है जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स काउंसिल के। तो मुझे इस हवाले से वो ज़्यादा बेहतर लगता है। मैं बुराई नहीं कर रही, पर मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का इख्तितामी रोज़, और बस अब सारे सेशंस वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। सूरज भी गुरूब हो रहा है और अब शायद हमारे भी जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन एक छोटा सा समराइज़ करूँ अगर मैं KLF का अपना एक्सपीरियंस, तो यहाँ जो मुझे नई चीज़ लगी, अदीबों से, शौरा से हम बात करते हैं, वो तो हमेशा अच्छी बात करते हैं, उनकी बात करते हैं, लेकिन नौजवानों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी और मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि नौजवानों का इंटेलेक्ट लेवल काफ़ी हाई है यहाँ पे, अदब में काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। कुछ नौजवानों की शिकायत थी जिनके मेरे ख्याल से थोड़ी सा जब इसको शामिल करके KLF को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बैक टू द स्टूडियो। जी सैरिश। जी मुदस्सिर की आपने ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा की, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें कराची लिटरेचर फेस्टिवल की सैर करवाई है। अदीबों से जो लिखने वाले हैं उनसे उन्होंने बातें की है। नौजवानों की वाकई बड़ी तादाद मौजूद थी। बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग अपनी ज़बान से मोहब्बत करते हैं और सबसे अच्छी बात है किताबों से मोहब्बत करते हैं, जो आपके आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को सिखाना और बताना। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल ये सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी हम बड़ी बातें कर रहे थे। राहिला बकाई साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं और माशाल्लाह से रूहे रवां हैं। ये KLF की कराची लिटरेचर फेस्टिवल की तो बहुत सारी बातें हो रही थी कि भाई किस तरह मैनेज हुआ और कितना स्लीपलेस नाइट्स और कोऑर्डिनेशन और सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना और फिर बात करना, ये बड़ा मुश्किल होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अभी तक तो सरवाइव कर रहे हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि 29 सेशंस, ये जो मैंने रिसेंट अभी लास्ट आप लोगों का डे देखा, और उसके अलावा तकरीबन 200 प्लस आपके पैनलिस्ट, इतने लोग, किस तरह ये मुमकिन हो पाया? कुछ बताएंगे इसके पीछे कितनी मेहनत हुई? देखिए, कोई भी चीज़ मेहनत के बगैर तो मुकम्मल नहीं होती है। ज़ाहिर है मेहनत उसमें शामिल होती है और हम इतने अरसे से कर रहे हैं। इस दफ़ा ये KLF जो था हमारा 15 KLF था, तो ज़ाहिर इतने अरसे से, और मैं तो पहले KLF से ही एसोसिएटेड हूँ, तो ये काम कर ही रही हूँ। मगर ये कि एक टीम होती है, पूरी एक ग्रुप होता है हमारा, जो हम लगे होते हैं साथ। हमारे यहाँ हर एक का एरियाज़ बाइफरकेटेड होते हैं, भी आपने ये देखना है, आपने ये देखना है। जैसे मुझे ये होता है कि मुझे जितनी स्पीकर कोऑर्डिनेशन होती है वो मुझे पर्सनली देखनी होती है, बिकॉज़ पीपल नीड टू बी गिवन एग्जैक्ट कि भी आपसे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सेशन होगा,
क्या हम चाहते हैं, किस किस्म की कॉन्वर्सेशन उसमें हो, तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। तो ऑब्वियसली स्लीपलेस नाइट्स तो फिर होती हैं उसके बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अच्छा, 15 साल से मतलब माशाल्लाह कंसेक्यूटिवली आप लोग ये लिटरेचर फेस्टिवल इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि अब में और पहले में क्या डिफरेंस आप महसूस करती हैं? इसका मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ गया है। देखिए, कंसेप्चुअली तो फेस्टिवल वही है कि हमारा जो जब शुरू हुआ था तो उसका मेन मकसद ये था कि हम लोगों में पढ़ने का, लिखने का, उसका रुझान पैदा करें, किताबों की तरफ राग़िब करें, और जो हमारे ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उनको एक सेलिब्रिटी बना के दुनिया के सामने लेकर आएँ। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा, इसका इम्पैक्ट बढ़ता चला गया। तो अब हर साल मेरे लिए मुश्किल ही होती है कि वो जो एक स्टैंडर्ड सेट होता है, मुझसे कहा जाता है कि ना द नेक्स्ट ईयर, जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगला साल इससे भी बेहतर होगा, तो वो जो बार परफेक्शन का और इम्प्रेशन का और सेशंस का, स्पीकर्स का बढ़ता जा रहा है, तो वो मैनेज करना, वो सब करना ज़ाहिर है एक टास्क होता है। और ज़ाहिर है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इसमें सेशंस बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो ज़ाहिर है उसको मैनेज करना भी उतना ही मुश्किल और आई एम रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि अभी हम ऑफ कैम की बात कर रहे थे तो मुझे बताया राहिला साहिबा ने कि एक दिन ऐसा भी था कि 79 सेशंस थे। जस्ट इमेजिन 79 सेशंस आपने मुझे बताया। मोर देन 75 ओवर 2.5 डेज जो टोटल केएलएफ था, जो 16 को शुरू हुआ था जुम्मे वाले दिन और संडे, यानी कि लेकिन 75 भी एक अच्छी खासी मतलब तादाद है सेशंस की। एंड देवर और सैटरडे संडे को तो एक स्टेज था जब 5 पैरेलल सेशंस चल रहे थे, क्योंकि इस दफ़ा हमने एक यूथ स्ट्रैंड शुरू किया है, उसमें सिर्फ यूथ के इंटरेस्ट के सेशंस थे, तो यूथ ही उसमें स्पीकर थे, यूथ ही बात कर रहे थे, तो एक नया स्ट्रैंड है जो शुरू किया। सो दैट वाज द 5th स्ट्रैंड। सो पैरेलल 5 सेशंस मैनेज करने होते अच्छा, और ये जो लोग नहीं अटेंड कर पा रहे, एक और दूसरे में मौजूद हैं, उनके लिए फिर क्या, मतलब ये यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन भी ये लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही थी इसकी? बिल्कुल, थ्रू आउट पूरा केएलएफ लाइव स्ट्रीम हुआ था, और अब उसके बाद उसकी पूरी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चली जाएगी। तो अगर आपका कोई सेशन मिस हो गया है या आप एक सेशन अटेंड कर रहे थे और दूसरे में नहीं जा सके, तो आप आराम से यूट्यूब पे देख सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि आप इस तरह के जब फेस्टिवल्स होते हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों की भी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा गेस्ट हो, दुनिया भर से लोगों को इनवाइट भी किया जाता है, लोग पार्टिसिपेट आकर करते हैं, आपके पैनलिस्ट में मौजूद होते हैं। ये कितना मुश्किल मरला था, या फिर ईजीली आपको सारे ऑथर्स भी मिले, और जो भी गेस्ट जिनको आप स्पीकर्स हैं उनको बुलाना चाह रहे थे, कहाँ कहाँ से बुलाया आपने मेहमान? देखिए, हमारे यहाँ 8 ममालिक से लोग थे, USA, UK, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, और टोटल मिला के 8 ममालिक से, और पाकिस्तान से भी लाहौर, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ़ जगहों से थे। देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमें पहले पूरी एक रिसर्च करनी होती है। जब भी हम किसी को बुलाते हैं, हम ये देखते हैं कि हम जिस स्पीकर को बुला रहे हैं वो हमारी थीम के साथ, हमारे जो केएलएफ का एक पूरा स्टैंडर्ड है उसके साथ मैच करता है कि नहीं। हमारा फोकस उनके काम के ऊपर होता है कि जब भी हम किसी राइटर को बुलाते हैं तो हम उसने जो नॉवेल या पोइट्री या कोई एकेडमिक स्कॉलरली कोई उसकी नॉन फिक्शन किताबें होती हैं, हम उसके काम को वैल्यूएट करते हैं, उस काम की बेसिस के ऊपर उसको इनविटेशन जाता है। हमारा एक पैनल है एडवाइज़र्स का जो हमें मदद करता है, जो हमें गाइड करता है। अच्छा, इसमें आप लोगों का फोकस क्या होता है? मतलब इस दफ़ा ज़ाहिर है कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हैं जो कि ग्लोबली दुनिया फेस कर रही है, तो जब आप लोगों ने मतलब स्क्रूटनी की तो किन लोगों को ज़्यादा आप लोगों ने इंपॉर्टेंस दी कि भी इनको होना चाहिए और इन टॉपिक्स पे ज़्यादा बात होनी चाहिए? देखिए, हमारी चूँकि थीम इस दफ़ा थी सस्टेनेबिलिटी वर्ड्स चेंजिंग माइंडसेट्स, तो हमारा फोकस तो हमारी थीम के ऊपर ही था कि हम ऐसे लोगों को बुलाएं कि जो हमारी थीम के ऊपर बात कर सकें। अब इस थीम का जो कहते हैं ना, जो अम्ब्रेला है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी हम खाली एनवायरनमेंट की नहीं कहते, सस्टेनेबिलिटी आपको इकोनॉमी में भी चाहिए, आपको एजुकेशन में भी चाहिए, तो ऑब्वियसली वो जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत वाइड हो जाता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर ज़ाहिर है हमारी कोशिश होती है कि हम जितने अवार्ड विनिंग ऑथर्स बुला सकें, दुनिया भर के जो एक्नॉलेज इस्टेब्लिश्ड स्पीकर्स हैं, हम उनको दावत दें ताकि हमारे यहाँ के लोग
उनकी नॉलेज से, उनकी बातों से मुस्तफ़ीद हो सकें। सही। अच्छा, अब आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है और दुनिया जो है वो बहुत वेल अवेयर हो चुकी है, मतलब घर बैठे आपको पता चल जाता है कहाँ क्या हो रहा है। एक कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई आप लोगों की जर्मन ऑथर के हवाले से, तो क्या आप लोगों को नहीं मालूम था, आप लोगों ने इन्विटेशन जब भेजा उससे पहले आपको नहीं मालूम था कि भाई इनके कुछ व्यूज़ इस किस्म के हैं जो प्रो इसराइल है, यहाँ पर कुछ इस किस्म? देखिए, हमारे यहाँ जब कोई स्पीकर को जब हम इनवाइट करते हैं या बुलाते हैं तो वो एक तो साल पहले, 6-6 महीने पहले एक तरह से लॉक हो जाता है, क्योंकि इन लोगों के कैलेंडर्स बहुत ऑक्यूपाइड होते हैं। ऑब्वियसली हम, जैसे मैंने पहले कहा कि हम उनके काम पर फोकस करते हैं, तो जाहिर है हमने उनका जिस नॉवेल पर इस फेस्टिवल में बात होनी थी वो माइग्रेशन के ऊपर बेस्ड था, या जिस पोइट्री पर उन्होंने रीडिंग करनी थी इट वॉज़ वेरी सॉफ्ट लव पोइट्री जैसे होती है वो थी। तो ज़ाहिर है हमने काम देखा, हमने उनका हमारे एडवाइज़र्स ने, हम लोगों ने उनका जो एक बेसिक आउटलाइन होता है या उनका प्रोफाइल होता है वो चेक किया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ज़ाहिर एक इशू था वो उजागर हुआ, उसमें उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में या जर्मनी में क्या कमेंट किए, क्या कहा। ऑब्वियसली ये थोड़ी हम कहते हैं कि ये चीज़ हम तक नहीं पहुंच सकी। ज़ाहिर अगर हमें अंदाज़ा होता या ये चीज़ हम तक पहुंच जाती तो हम उनको बहुत पहले ही मना कर देते, बजाय ये कि वो आ गई और प्रोग्राम का हिस्सा बनी और फिर हमें उनको मना करना या वो नहीं आ सके। अच्छा, वैसे ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से एक मैं कहूँगी एक किसको नेग्लिजेंस कह लें या फिर उस तरह से नहीं, क्योंकि देखिए किसी को बुला के मना करना ये भी बहुत बुरा लगता है, और अगर आप लोगों तक ये बात नहीं पहुँची तो ज़ाहिर है ये आप लोगों को ही जानना थी। नहीं, देखिए हमने मना नहीं किया, आपने वेरी क्लियर। नहीं, मकसद ये कि वो नहीं आ सकी। अच्छा। इट वाज नॉट दैट वी सेंड हर समथिंग इन राइटिंग, या हमने कहा, हालात खुद ब खुद ऐसे होते चले गए कि वो एक सिक्योरिटी कंसर्न हो गई थी। तो हमने नहीं किसी को ये कहा कि आप ना आए। जाहिर बात है वो गोएटे इंस्टीट्यूट की स्पॉन्सर्ड गेस्ट थी, हमारे लिए बहुत कुछ भी उनके व्यूज़ थे, ठीक है, एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से या एक पाकिस्तानी या मुसलमान होने के पर्सपेक्टिव से ज़ाहिर है हम अपने लोगों के साथ, मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं, हम भी उसके अगेंस्ट नहीं हैं। लेकिन ज़ाहिर है फिर जो इतना बड़ा इशू बन गया, एक सिक्योरिटी कंसर्न्स हो गए, तो फिर गोएटे को भी अपना डिसीजन लेना पड़ा, ऑथर को भी अपना डिसीजन लेना पड़ा, सब ने अपनी अपना सोच के उसके हिसाब से फैसले बिल्कुल किए। और होना भी चाहिए। जाहिर है कि जो हमारे यहाँ पे एक अगर परसेप्शन एक है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली फ़लस्तीनी हमारे बहन भाई हैं, मुसलमान बहन भाई हैं, तो क्यों नहीं। अच्छा, अब एक और जो कि कंट्रोवर्सी मैंने सुना इसी फेस्टिवल को लेकर, जिसमें आप लोगों का जो ज़राअत के हवाले से जो एक सेशन था उस पर कहा गया जी कि हम लोगों के मसाइल उस तरह से हाईलाइट नहीं हुए, कोई स्टेक होल्डर जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होता ज़राअत के शोबे से वो बैठ के बात कर रहा होता तो फिर वो ज़्यादा बेहतर होता। ये क्या मसला? अच्छा देखिए, वो जो सेशन था ना, थोड़ा सा इसमें मैं कहूँगी समझ का फ़र्क है। वो सेशन जो था वो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से था, फ्रॉम वहाँ पर या तो फाइनेंशियल सेक्टर के लोग थे या बैंकर्स बैठे हुए थे। वो ये बता रहे थे कि फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर ज़राअत को सपोर्ट करने के लिए क्या काम कर रहा है। तो जब वो पर्सपेक्टिव था, इट वाज नॉट बेसिक, मतलब ऑन ज़राअत नहीं था, मतलब बैंकिंग सेक्टर किस तरह सपोर्ट कर रहा है ज़राअत को, वो परसेप्शन उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन के ऊपर आप लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ने बहुत सारी अपनी उनकी स्कीम्स हैं या उनके प्रोजेक्ट्स या इस तरह के उनके प्रोडक्ट्स हैं जो वो सपोर्ट करने के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। तो वो उस पर बता रहे थे कि हम खाली बैंक्स नहीं हैं, हम खाली फाइनेंशियल सेक्टर नहीं हैं, हम इस पर्टिकुलर एरिया में या इस सेक्टर के अंदर भी सपोर्ट कर रहे हैं। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ भी वो जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के जो हमारे फार्मर्स इत्तेहाद वाले हैं ना, वो समटाइम फिर ये गिला करते हैं कि अगर ये बात अगर एग्रीकल्चर की हो रही है तो फिर हमारे प्रॉब्लम्स की भी होनी चाहिए, तो उसको आपने क्यों नहीं, आई थिंक नेक्स्ट टाइम आप ये उनका गिला दूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ये प्लान में था, जैसे ये चीज़ हम तक, क्योंकि हम देखिए हम जब फेस्टिवल का प्रोग्राम मुरतब करते हैं तो हम फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार करते हैं। हमें खुशी होती है कि पॉजिटिव या नेगेटिव हमें फीडबैक मिले, क्योंकि वो फीडबैक जो होता है वो हमें अगले प्रोग्राम के लिए एक हेल्प आउट करता है और एक बेस दे देता है कि अच्छा देखिए, वी ऑलवेज से दैट वी आर ह्यूमंस। अगर हम एक प्रोग्राम जो इतनी बड़ी नौइयत का है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वी आर नॉट एंजल्स, वी टेंड टू मेक मिस्टेक्स, गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से।
तो मगर हम अगली दफ़ा उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। Obviously there is always a room for improvement ना। That's true। अच्छा, अब मुझे एक बात आप और बताइएगा, मेरे पास इससे पहले भी फेस्टिवल्स के गेस्ट आते रहते हैं, तो वो अक्सर ये बताते हैं कि भाई हमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ना अब हम लोग 15 साल से कर रहे हैं, आप लोग 15 साल से कर रहे हैं, तो हमारी चीज़ें ऑलमोस्ट लाइन अप होती हैं, तो बस हम लोगों को उनको आगे लेके चलना होता है। मुझे बताइएगा ये सही बात है कि नहीं? आई डोंट नो उनका तरीक़ाकार क्या होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हूँ। हो सकता है उनके इस तरह का। हमारे यहाँ हर दफ़ा जब हम एक फेस्टिवल लेके खड़े होते हैं, हमारे लिए वो ग्राउंड ज़ीरो होता है, और ग्राउंड ज़ीरो से हमें स्टार्ट करना होता है। ज़ाहिर एक इदारा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो मदद करता है या जो उसको ऑर्गेनाइज़ करने में पूरा आगे होता है, तो ज़ाहिर है वो जो एक इदारे की सपोर्ट होती है वो अपनी जगह है, एक पूरी टीम होती है, लेकिन जब जो सबसे एसेंशियल प्रोग्राम चीज़ जो होती है फेस्टिवल की, वो उसका प्रोग्राम है, और प्रोग्राम हर दफ़ा ग्राउंड ज़ीरो से शुरू होता है। आपको लोगों को इनवाइट करना है, आपने सेशंस को देखना है, आपने टाइटल करना है, आपने ये डिसाइड करना है कि इस पर्टिकुलर टाइटल के अंदर कौन लोग हैं, तो किस चीज़ पर बात होगी। बिल्कुल। तो हर दफ़ा वो एक नया, कहते हैं ना, एक नई स्लेट होती है और उस पर कहानी लिखी जाती है। आप ये देखें ना कि लिखने वाले भी आ रहे हैं, बुक्स ज़ाहिर है पब्लिश हो रही हैं, फिर प्रॉब्लम्स चेंज हो रहे हैं। अब तो आपको पता है हमारा एरा अब जो इतना डिजिटलाइज हो गया है, इतना कुछ चेंज हो गया है, अब तो एआई आ गया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब जो सिचुएशन है इसमें ना, मैंने जैसे कि भी जिक्र किया है कि बड़ा ऑनलाइन दौर आ गया है, हर किसी के हाथ में गैजेट है, बच्चों ने मोबाइल्स लिए होते हैं, माएँ तंग हैं, परेशान हैं कि इनको किस तरह इनसे निकाल के किताबों की तरफ लाएं। अभी इस फेस्टिवल में जो आपने रुझान देखा है यंगस्टर्स का, वो कितना अप्रिशिएटेबल है, या फिर आपको लगा कि पहले की निस्बत काफ़ी तादाद में आए हैं? नहीं, इस दफ़ा बहुत पॉजिटिव चीज़ देखी कि बहुत यूथ आया है और बहुत इंटरेस्ट लेके उन्होंने किताबें ख़रीदी हैं, साइन करवाई हैं, सेशंस में बैठे हैं। तो ये एक खुशाइंद चीज़ है जो हमने नोटिस करी कि कर तो हम इतने अरसे से रहे हैं, और हमेशा से एक मिक्स क्राउड आता था, एक ख़ास बुक लवर्स थे, एक रीडर्स थे तो आते थे। इस दफ़ा बहुत बड़ा तबका यंगस्टर्स का आया है, स्कूल के बच्चे आए हैं काफ़ी तादाद में, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आए हैं, और जो क्वेश्चन आंसर या जो हर सेशन के बाद जो Q&A होता था, उसमें जिस किस्म के सवालात इन बच्चों ने उठाए हैं, इन यंगस्टर्स ने उठाए हैं, दैट शोज़ देयर इंटरेस्ट कि कितना इस चीज़ की तरफ या पढ़ने की तरफ, किताबों की तरफ, या वो जो क्यूरोसिटी होती है ना दिमाग की कि आपके सामने कोई है तो आप उससे सवाल करें, तो दैट इज़ रियली पॉजिटिव जो हमने नोटिस किया। राहिला साहिबा, कुछ नंबर आप लोगों के ज़हन में होता है कि जब इस तरह के फेस्टिवल्स आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो पता चले कि कितनी तादाद में लोग आए थे? देखिए, हम एक रफ़ एस्टिमेट तो लेते हैं बिल्कुल। हमारा वो एंट्रेंस के ऊपर क्लिकर्स लगे होते हैं, फिर हम यूँ भी अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे जैसे 4-5 अगर सेशंस पैरेलल चल रहे हैं, हर हॉल हमारा पूरा भरा हुआ है, इस हॉल की ये कैपेसिटी है, इसकी ये कैपेसिटी, एक एस्टिमेट प्लस वो जो क्लिकर से नंबर आते हैं उससे हमें एक एस्टिमेट मिल जाता है। जैसे इस साल हमें लग रहा है कि इट वॉज ओवर 2.5 days, तकरीबन 1,15,000 बंदा टर्नओवर में घूमा है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, तकरीबन 8 बुक्स हैं जिनकी रोनुमाई हुई है, और वो बुक्स कौन से ऑथर्स ने लिखी हैं, किस तरह की बुक्स थी, उनके बारे में बताइए। 8 तो आखिरी दिन हुई थी। अच्छा। टोटल पूरे प्रोग्राम में 25 बुक लॉन्चेस हुई हैं। ज़बरदस्त। और इसके अंदर मिक्स किताबें थी, जैसे फिक्शन पे भी थी, एकेडमिक किताबें थी, मलिहा लोधी की किताब की लॉन्च हुई, उनकी नई किताब आई है, इशरत हुसैन की किताब की लॉन्च हुई। उसके अलावा देवर फिक्शन से ताल्लुक़ जो नॉवेल्स होते हैं, रोला की किताब है वो हुई। I mean, as I said, बहुत सारी बुक्स थी, ज़बरदस्त। ज़ाहिर सबका तो आप नहीं बता पाएंगी ऑब्वियसली। अच्छा चले, ज़बरदस्त। मैंने आपसे और भी बहुत सारी बातें करना आती हैं, लेकिन मुझे साथ साथ मौसम का हाल अहवाल भी लेना है, क्योंकि आपको पता है वेदर अब कराची में तो चेंज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल कैसा रहने वाला है ये जानने के लिए मुझे महकमे मौसमियात से सरदार सरफराज साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। लाहौर में बड़ी सर्दी पड़ी है इस दफ़ा, और अभी नॉर्दर्न एरियाज़ में पता चला है मुझे बर्फ़बारी भी हुई है। तो लाहौर की सर्दी कैसी है जानने के लिए फातिमा शराजी मेरे साथ मौजूद हैं। तो पहले बागों के शहर चलते हैं, उनसे जानते हैं कि मौसम कैसा है। फातिमा बताइएगा, सर्दी में कुछ कमी आई या फिर कड़ाके की सर्दी है अभी भी?
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ तो सर्दी में काफ़ी कमी आई थी और जो शहरी हैं वो सर्दियों के कपड़े पैकिंग की तरफ जा रहे थे कि अब इनको पैक कर लेते हैं, लेकिन अब जो है महकमा मौसमियात ने जब बारिश की पेशगोई की उसके बाद वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया और गुज़िश्ता रात भी काफ़ी बूंदाबांदी रही है। अब मॉर्निंग में भी काफ़ी बारिश हुई। फातिमा, मुझे ये बताएगा कि ये बूंदाबांदी कब स्टार्ट हुई थी? जी, ये गुज़िश्ता रात शुरू हो गई थी 12 बजे के बाद और अब सुबह भी जो है बूंदाबांदी हुई है, जिससे मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। चाय पकौड़ों और समोसों वाला मौसम है, ऑरेंजेस खाने का मौसम है। जो लोग हैं वो काफ़ी, ज़ाहिर बात है आज वर्किंग डे है तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अभी हल्की हल्की धूप भी निकल आई है, लेकिन ये धूप जो है बड़ी मज़े की लग रही है और सर्दी में वो जो एक खुश्क सर्दी थी उसका बहरहाल ख़ात्मा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 से 3 दिन तक बारिश का यही सिलसिला जारी रहेगा, वक्फे से बूंदाबांदी रहेगी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी और शदीद तूफ़ानी बारिश के बायस जो है वो ओवरऑल मौसम जो है वो सर्द हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूँ तो आज लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पे है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 205 रिकॉर्ड किया गया है। चले जी फातिमा, आप बहुत शुक्रिया आपका कि लाहौर की सूरत हाल बताइए। यकीन करें राहिला साहिबा, इतना वो जो मिट्टी गीली मिट्टी की खुशबू होती है बारिश के बाद और उसके बाद जब ये पकौड़ों समोसों की बातें होती हैं और चाय का कप साथ हो तो दिल चाहता है कि भाई कराची में क्यों इतनी कम बारिश होती है, यहाँ पे वैसे और होती है तो फिर यहाँ पे आपको पता है सूरत हाल ही अजीब हो जाती है। बारिश तो फिर वो बारान रहमत की जगह बाईस से जहमत हो जाती है। बाईस से जहमत हो जाती है। इस वक्त मेरे साथ सरदार सरफराज साहब है। कराची का मौसम कैसा है ये उनसे हम जान लेते हैं। सरदार साहब बताइएगा, कराची में बारिश का कोई इम्कान है या नहीं है? यहाँ पर मौसम कैसा रहने वाला है? क्या पैक कर दे सर्दियों के कपड़े अपने? जी बहुत शुक्रिया जी। कराची में तो देखिए ऑलमोस्ट सर्दी ख़त्म ही हो गई है। आज मिनिमम जो है वो 21 चला गया, 20.5। तो आज दिन का मौसम तो ऐसे ही विंडी और पार्टी क्लाउडी और विंडी रहेगा। जैसे कल भी तेज़ हवाएं चलती रही तो आज भी मतलब जुज़वी तौर पर अब्र आलूद और तेज़ हवाएं चलती रहेंगी इसी तरह से। और यहाँ कोई बारिश लेकिन चूंकि दिन में भी क्लाउडी वेदर रहेगा और शाम में फिर हो सकता है किसी जगह पे कोई हल्की सी बूंदाबांदी हो जाए। अदरवाइज कोई सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है इधर। जो बारिश का स्पेल चल रहा है, केपी पूरे में बड़ी तेज़ अच्छी बारिश हुई है, 50-60 मिलीमीटर से ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर, सवात में और दूसरी जगहों पर धीर में, और इसी तरह से जो केपी के दूसरे इलाके हैं पेशावर में भी और सवाबी, मरदान, चारसदा, इन तमाम इलाकों में, इसी तरह पंजाब के भी बेशतर इलाकों में अच्छी बारिश तो बहुत तेज़ नहीं हुई। सरदार साहब, मैं अगर कराची की बात की जाए तो क्या ये सर्दी धोखा दे सकती है कि फिर से आ जाए? अभी तो ठंडी हवाएं चल रही हैं और दोपहर में बहुत गर्मी महसूस की जाती है। क्या अब आगे गर्मी ही आनी है या फिर एक स्पेल होगा जो कि लहर सर्दी की हम कह सकते हैं वापस आ सकती है? देखिए थोड़ी बहुत आ सकती है। जब ये स्पेल ओवर हो जाएगा ना पूरे, उससे निकल जाएगा 21 या 22 को, 22 से ऑनवर्ड फिर 2 या 3 दिन के लिए ये कि रात की खुनकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। दोबारा से जब ड्राई विंड आती है तो टेम्परेचर गिर जाता है, यानी वही 14-15 इस रेंज में आ सकता है 2 या 3 दिन के लिए। 22, 23, 24 2 या 3 दिन जो होंगे उसमें तो रात की खुनकी होगी थोड़ी बहुत। दिन में तो आपको पता है कि जब शुमाल मशरिक वाली हवा होती है तो उसमें बहुत, पिछले जैसे 2 दिनों में 32 से ऊपर चला गया था टेम्परेचर कराची का, तो वो तो तेज़ धूप होती है। फिर आज पार्टली क्लाउडी मौसम है लेकिन कल से फिर दोबारा धूप निकल आएगी तो दिन में तो अच्छा मुझे ये बस हम सर्दी को कह सकते हैं कराची। अच्छा, कराची वाले कह सकते हैं कि सर्दी अल्लाह हाफिज़। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि नॉर्दर्न एरियाज में बर्फबारी का सिलसिला कब तक जारी रहने वाला है? पंजाब साइड पर ये जो बारिश का सिलसिला बूंदाबांदी का भी शुरू हुआ, ये कब तक रहेगा? ये कल तक रहेगा, परसों तक कुछ इलाकों में, यानी जो नॉर्थ पंजाब है, इस्लामाबाद से ऊपर खिता कोटफार हो गया और उस तरफ फिर केपी के इलाके और तमाम केपी के तमाम ही इलाके और इसी तरह से कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो 19, 20 और 21 तक चलेगा। यानी कुछ जगहों में 2 दिन और कुछ जगहों में फिर अगले 3 दिन ये सिलसिला चलेगा। और लाहौर में भी आज जैसे आप उनसे पूछ रही थी, अभी तो हल्की बूंदाबांदी हुई है, रात में कुछ हल्की या मॉडरेट बारिश का इम्कान है लाहौर में फिर आने वाली जो रात है उसमें। तो 2 दिन चलेगा ये सिलसिला और पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी मुतवक्की है इससे। जैसे उधर मेरे ख्याल में 12 इंच इतनी हो चुकी है इसमें कलाम में और मालम जब्बा में,
और इसी तरह से दूसरे जो केपी के पहाड़ी इलाके हैं और उधर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ स्कर्दू वगैरह में भी हल्की बर्फबारी हुई है। और दूसरा जो गलियात का इलाका है हज़ारा डिवीजन में और फिर मरी, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ स्नोफॉल का इम्कान है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा पंजाब साइड पर भी ये सर्दी की लहर मार्च के अवाइल तक रहेगी या फिर ये ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल रहेगी मार्च के अवाइल तक, खासकर रात की सर्दी तो अच्छी खासी रहती है उधर। और आपको पता है कि वो इलाके ऐसे हैं जो पहाड़ी इलाके हैं हमारे केपी के और पंजाब का मरी वाली साइड हो गया और इसी तरह से कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये जो 3-4 जगह हैं ना वहाँ पर तो अगर अप्रैल में भी अच्छी बारिश हो जाए तो उस वक्त भी सर्दी हो जाती है। तो चूंकि ये स्पेल जो चल रहा है इसके बाद 2-3 दिन का गैप होगा और 25 या 26 से एक और स्पेल दाखिल हो सकता है और उसके नतीजे में जाहिर है कि जब वो पासान होगा तो फिर इसका मतलब ये है कि मार्च के पहले हफ्ते तक एटलीस्ट या पहले 10 दिनों तक सर्दी रहेगी उधर शुमारी इलाकों में। जी, बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब मौजूद रहे और आपने इस हवाले से हमें बताया है। और मैं चाहूँगी राहिला साहब आप एक मैसेज अगर आप दें ख़ास तौर पर बुक लवर्स के लिए जो कि किताबों से मोहब्बत करते हैं या फिर जो नहीं करते उनके लिए भी। नहीं, बस मैं यही कहूँगी कि ये जो फेस्टिवल्स चाहे कराची लिटरेचर फेस्टिवल हो या और मुख्तलिफ जो फेस्टिवल्स पूरे पाकिस्तान में होते हैं, ये आप ही लोगों के लिए सब मेहनत करते हैं और मुनक़्क़िद करते हैं। तो और ये इससे अच्छा मौका आपको किताबों से रोशनास होने का, ऑथर्स और राइटर्स से मिलने का नहीं मिल सकता। तो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जो आपके लिए सजता है। तो अच्छा है आप लोग आएँ और जितने ये फेस्टिवल्स हों, जितनी किताबों की रुनुमाई हो, जितना किताबों से हम अपने यंगर जनरेशन को रोशनास कराएं उतना अच्छा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। राहिला बकाई साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक शामिल करने के बाद फिर से हाजिर होंगे, बहुत अच्छे अच्छे मेहमान मेरे साथ होंगे। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और अब मुझे कुछ बात करनी है पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 9 के हवाले से, जिसके मैचेस बड़े ज़बरदस्त तरीके से जारी हैं। और कल 2 मैचेस थे, संडे की छुट्टी थी लिहाजा डबल ट्रीट थी। उससे पहले एक मैच हुआ था लेकिन कल 2 थे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फातिहाना आगाज़ करते हुए लीग के दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से हरा दिया है। लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के 207 रन के हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 190 रन बना सकी। दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के तीसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को आसानी 55 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया है। मुल्तान सुल्तान्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बनाए हैं। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि रेज़ा हैंड्रिक्स हैं जो कि नाकाबिले शिकस्त रहे हैं। उनकी इनिंग्स में 3 छक्के 7 चौके शामिल थे। एक रिपोर्ट भी मैंने आपको दिखानी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें फ़हद मुस्तफ़ा जो क्रिकेट एक्सपर्ट है वो ज्वाइन कर चुके हैं। उनको हम वेलकम करते हैं शो में। थैंक यू सो मच फ़हद फॉर योर टाइम। सबसे पहले मुझे बताइएगा, कल के दोनों मैचेस यकीनी तौर पर आपने देखे होंगे, किसकी परफॉर्मेंस ने आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है? मेरा ख्याल है अनडाउटेडली साउथ शकील। देखिए, बड़ा अच्छा कमबैक कोयटा ने किया। कोयटा पिछले कुछ सीजन से अच्छा नहीं कर रहा था। उनकी टीम मैनेजमेंट चेंज हुई, कप्तान चेंज हुए, फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि साउथ को उन्होंने ऊपर के नंबर पे खिलाना है और उन्होंने बहुत अच्छा खेला। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है कोयटा ने। एक तो टोटल बड़ा जबरदस्त किया, फिर आखिर में आमिर जो कोयटा की टीम में शामिल हुए, उन्होंने जिस तरह से आके मैच बचाया, स्पिनर्स ने जिस तरह से गेंद की, तो कोयटा की कामयाबी अच्छी रही। क्योंकि उसकी वजह है कि जब 6 की 6 टीमें अच्छा करती हैं तभी पीएसएल और जबरदस्त होता है। पिछले 2-3 पीएसएल से काफी हद तक शुरू में ही वाज़ेह हो जाता है कि टॉप 4 टीमें कौन रहेंगी, और कोयटा और कराची की टीमें अच्छी नहीं कर रही थी। तो कल कोयटा ने अच्छा खेला, जो पीएसएल 9 के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और जहां तक कराची का ताल्लुक है, कराची का आगाज कर सकी। जो पिछले साल जो परफॉर्मेंस थी वही कंटिन्यू किया उन्होंने पहले मैच में भी। अच्छा फवाद, मैंने साउथ शकील की स्पेसिफिकली बात की है, जिनके बारे में कहा जाता था कि भी वो स्लो खेलते हैं, लेकिन कल जिस तरह से उनके बल्ले ने रन उगले हैं और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है वो कितना अप्रिशिएटेबल, आपको कैसा लगा? देखिए, एक तो वो ऊपर के नंबर पे खेले, वो कदरे आसान होता है। और ऊपर के नंबर पे ऑलरेडी पाकिस्तान में 3-4 प्लेयर मौजूद हैं। और
वो मिडिल ऑर्डर में बात हो रही थी कि मिडिल ऑर्डर में सऊद को परेशानी होगी, लेकिन क्वेटा ने बड़ा अच्छा किया कि सऊद को ऊपर के नंबर पे खिलाया और सऊद ने क्वेटा की जो ये स्ट्रैटेजी थी उस पर वो पूरा शानदार खेले। अभी PSL शुरू हुआ है, लेट्स सी आगे क्या होता है, लेकिन आगाज बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर मैं ना उसका क्रेडिट जाता है और क्वेटा की टीम मैनेजमेंट को भी। अच्छा, मैं लाजमी तौर पर बात करना चाहूंगी मोहम्मद आमिर की, जिनके कुछ आपको पता है गिले शिकवे भी थे PSL से पहले वैसे क्रिकेट को लेकर और अपनी टीम के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से। अच्छा, अब हमारे ये वाले प्लेयर्स उनको उस तरह वहाँ यूज़ नहीं किया था, लेकिन PSL में आके फिर वो बताते हैं कि हमारे में कितना पोटेंशियल मौजूद है। उन्होंने कल बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, कैसे देखा आपने? देखिए, लीग क्रिकेट ना आप दुनिया भर में देखें इंटरनेशनल क्रिकेट से आसान है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक टीम में आपको जो बेस्ट अवेलेबल 11 होते हैं वो खेल रहे होते हैं। लीग क्रिकेट में होता ही कि इमर्जिंग 4 फॉरेन प्लेयर भी हो रहे होते हैं और बाकी क्योंकि एक मुल्क में हो रही है तो जो बेस्ट लॉट है वो बटी हुई होती है, तो लीग क्रिकेट आसान होती है। इसका कतई मतलब नहीं है, आमिर बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने गेंदें की, लेकिन आपने देखने वालों को मैं जरूर बताऊंगा कि होता ये है कि जब लीग क्रिकेट में कोई परफॉर्म करता है तो हमारे यहाँ बड़ा शोर मच जाता है कि उसे पाकिस्तान से खिलाते हैं और ये बड़ा जबरदस्त, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट लीग क्रिकेट के मुकाबले में। अच्छा, इसमें हमने कल देखा कि मोहम्मद वसीम जूनियर भी ऑफ कलर दिखाई दिए, हालांकि बड़े अच्छे वो प्लेयर है, लेकिन कल पता नहीं क्यों वो ऑफ कलर थे। आपको क्या समझ आ रही है? बड़ी जी मुश्किल सूरत हाल होगी, हो रही है, होने वाली है बॉलर्स के लिए। उसकी वजह ये है, ये जो जितनी भी विकेट्स अभी तक नजर आ रही हैं खासतौर पे लाहौर में, ये बैटर के लिए बनाई गई है और यहाँ पर अपने आप को बॉलर को बचाना होगा। तो सिर्फ स्पीड से काम नहीं होगा, चलेगा, अकल से काम करना पड़ेगा, समझना होगा कि किस तरह से कंटेन करना है, किस तरह से रन बचाने। आमिर क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से बचा जा सकता है, तो यही कुछ बाकी बॉलर्स को भी करना पड़ेगा, वरना बड़ी मुश्किलात होंगी। आपने लाहौर का भी कल का मैच देखा, हारिस रऊफ वो भी बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं, कितना मुश्किल उनके लिए और बाकी बॉलर्स के लिए हुआ। उससे पहले इस्लामाबाद के बॉलर्स ने जब गेंदें की, तो आने वाले मैचेस में बॉलर्स देखेंगे किस तरह से अपने आप को बचाएं। आज भी रात में मैच है, फिर रात के मैच पे बहुत बड़ा एक ड्यू फैक्टर है, उसको देखना होगा कि उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो बॉलर्स के लिए बड़ी मुश्किल PSL 9 होने जा रही है। अच्छा, सरफराज की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे आप? वो कैच उन्होंने कल ड्रॉप किए हैं जिस पर वो भी काफी डिस्कशन में रहे हैं, वो भी कुछ इस तरह इस लिहाज से कुछ ऑफ कलर नजर आए हैं। देखिए, कैच छूटना खेल का हिस्सा है। एक चीज जो सरफराज, लेकिन टीम को तो नुकसान होता है ना, खेल का हिस्सा तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल खेल का हिस्सा है, टीम को नुकसान होता है। लकीली उनको नुकसान नहीं हुआ, वो मैच जीत गए। साथ साथ क्वेटा के लिए बहुत बड़ी चीज थी सरफराज को हटाना, क्योंकि क्वेटा टीम मैनेजमेंट जब से क्वेटा बनी है, सरफराज क्वेटा साथ साथ चलते हैं, तो एक मुश्किल डिसीजन था। एक टीम जिसमें आप इतने अरसे तक कप्तान रहे हैं, फिर आप कप्तानी से हट गए, तो वो एक प्रोसेस है, उससे आप निकल रहे होते हैं। जहनी तौर पे भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सारी चीजें चल रही होती हैं, तो विद टाइम मुझे लगता है सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। और अच्छा, कराची किंग्स की हार की वजह आप क्या समझते हैं? क्योंकि मैंने स्कोर कार्ड पे देखा है, शान मसूद और शुएब मलिक के अलावा किसी ने स्कोर ही नहीं किया। मतलब आप देखें कि यहाँ पर बिल्कुल 30 रन शान मसूद के, वो भी ओपनिंग बैट्समैन थे। उसके बाद शुएब मलिक ने 53 रन स्कोर किए, उसके अलावा किसी के 3 है, किसी के 5, किसी के 7, कोई खेल ही नहीं सका। देखिए, टीम मैनेजमेंट नई टीम नहीं बनी है, चीजों को जिस तरह बनाना चाहिए था वो नहीं गई। मुझे यही लगता है कि लड़के भी उनके कल ही, जैसे उनके असिस्टेंट कोच बता थे, तो वो थोड़ा कुछ चीजें होती हैं। लेट्स सी आने वाले मैचेस में मुझे लगता है। चले जी, लेट्स सी। अभी तो सिर्फ 3 मैचेस हुए हैं और अभी देखे चलकर क्या सिचुएशन बनती है और इस दफा कौन सी टीम जो है वो ट्रॉफी घर लेकर जाती है। फवाद मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने अपनी राय से हमें आगाह किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सीरियस एक टॉपिक है जिस पर हमें डिस्कशन करना है और बड़ी ज़बरदस्त मेहमान है जिस वक्त मेरे साथ मौजूद है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, कराची में 7 साल का बच्चा जिसकी जान ले ली गई, कातिल कोई और नहीं, उसका अपना कज़न था। और ज़्यादा अफसरदगी की बात यह है कि उसने एक भारतीय फिल्म से मुतासिर होकर, ये मुल्ज़िम सुफियान है,
जिसने शिकायतों से तंग आकर मासूम बच्चे को अबदी नींद सुलाया है। क्या भारतीय फिल्में हमारे बच्चों को तशद्दुद की राह पर उकसा रही हैं? क्या बदले की आग में कमसिन ज़हन अब कातिल बनने लगे हैं? इस पर हमने बात करनी है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि पढ़ने वाले का दिल दहल जाए कि इस बच्चे ने, मतलब इसकी फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है कि जो ये हरकत की है। इस वक्त डॉक्टर ज़ाइमा अहमर मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर ज़ाइमा अहमर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये खबर ऐसी है कि इसको पढ़ने के बाद ना इंसान का दिल हिल जाए कि मतलब कि आजकल के बच्चे हैं ये, मतलब उसने एक वो नाइफ है जो मेरा ख्याल है किचन में आमतौर पर यूज़ होता है, उसके साथ इतनी बेदर्दी से कत्ल किया, और वो भी अपने ही काजन का। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, थैंक यू सैरिश फॉर इनवाइटिंग मी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर इस पर नज़रसानी करना ज़रूरी है। एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हम लोग मेंटल हेल्थ पे एक बहुत निगलेक्टेड पार्ट ऑफ आवर लाइक ये बहुत निगलेक्टेड डोमेन है हमारे यहाँ हेल्थ के मामले में। बच्चों को जो कंटेंट देखते हैं वो मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, जिस तरीके का वो कंटेंट देखते हैं उसी को वो फिर फोर प्ले करते हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ हमारे लिए एक बहुत देखने के लिए बहुत एक सोचने का मुकाम है। बिल्कुल, बहुत कंसर्निंग है, कि अलार्मिंग है एट द सेम टाइम कि आप मतलब भारतीय फिल्म से मुतासिर होकर देखिए, फिल्मों में अब से नहीं कब से ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। इसमें जो ज़्यादा रोल है वो हमारे घर के अंदर के माहौल का, हमारे बिहेवियर्स का, हमारी सोसाइटी का ज़्यादा है। अगर ये उनकी जो रीज़न सामने आ रही है, जिस बच्चे ने बताया जी वो मेरी कंप्लेंट्स बहुत करता था जिस पे ये दिल बर्दाश्ता होकर इसने ये हरकत की है। एक तो कंप्लेंट्स बाजू का हम ऐसा करते हैं कि बच्चा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाडले होते हैं या फिर आपके दिल के ज़्यादा करीब होते हैं, तो आप उन हर बात पर रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर कोई बड़ा ये कह रहा है, बच्चा ही भले कि भाई इसने ये कह दिया है, तो जी आप फौरन रिएक्शन देंगे कि तुमने कैसे ऐसे कर दिया। जी हाँ, तो वो जो बच्चा है वो भी बच्चा है। जी हाँ, उसको वो चीज़ किस तरह इफेक्ट करी आप ये नहीं सोचते हो। जी हाँ, बिल्कुल। ये कितना इसने पार्ट प्ले किया इन बिहेवियरल जो हमारे एक कंसर्न्स हैं, उस पर मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा रोशनी डालें। जी बिल्कुल। देखें, बच्चा वही चीज़ प्ले आउट करता है जो घर में अपना माहौल उसको नज़र आता है। ये बच्चा जो 14 साल का 15 साल का बच्चा है जिसने इस तरह का वाक़या सर अंजाम दिया, ये बच्चा घर में एक ब्रोकन फैमिली से जो इसकी रिपोर्ट है, ही बिलोंग्स, इनके वालिदैन की अलहदगी हो गई है। सो कल्चरली आपके डायनामिक्स, घर के क्या डायनामिक्स हैं, दैट आल्सो प्लेज़ अ रोल। क्या बच्चे ने कभी तशद्दुद देखा बचपन में? क्या उसके ऊपर ख़ुद कभी तशद्दुद हुआ? क्या उसको कभी हरासा किया गया? वॉज ही अ विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग? मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस पूरे मामले के अंदर एक्सप्लोर करने की, आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। एक रिसर्च हम लोगों ने की थी कोविड से बिल्कुल 2 महीने पहले, जनवरी 2020 में, जिसमें हम लोगों ने एक कच्ची आबादी में कराची के 9 से 19 साल के बच्चों को जो कि स्कूल जाते भी थे, उनमें से आधे बच्चे और नहीं जाते थे, 422 बच्चों के ऊपर एक रिसर्च थी जिसमें ये देखा गया कि जब हमने उनसे सवालनामा एक किया, इंटरनेशनली वैलिडेटेड टूल हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं उसको, उसे जब हमने देखा हमें पता चला कि उन 422 बच्चों में से 30% बच्चे ऐसे थे जो जहनी तनाव का शिकार थे बिकॉज ऑफ द कंटेंट दे वर वाचिंग ऑनलाइन। सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो पेमरा ऑफ कोर्स उसकी बहुत अच्छी रेगुलेशंस हैं, वो इस तरीके के कंटेंट नहीं आने देता, बट सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। सो बच्चा उसके ऊपर क्या देखता है, कहाँ कहाँ जाता है, कौन सी वेबसाइट्स देखता है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर नॉट ओनली फॉर पेरेंट्स बट एज पब्लिक हेल्थ पर्सन, एक मुआशरे का हिस्सा होते हुए ऑल ऑफ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसमें मुझे फील हुआ है इस खबर को पढ़ने के बाद, और ये सारी बातें जो अब तक सामने आई हैं, ये जो 15 साल का बच्चा जो कि खुद एक मुलजिम या कातिल है, वो निगलेक्टेड बच्चा था जी। उसको घर में इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी, वो क्या देख रहा है, वो क्या सोच रहा है जी। ये बिल्कुल इसको नज़रअंदाज किया जा रहा था जी। वो उसके अंदर एक वोल्केनो था जो बनता जा रहा था, जो कि फटा जी। और वो इस सूरत में फटा कि उसने बच्चे का ही कत्ल कर दिया जी। अब इस सूरत हाल में मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमारी जो सोसाइटी में हमारे घर के अंदर जो बिहेवियर होता है उस पर आप थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि ये क्या वजह है कि हम लोग खुद क्या इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, या फिर किस तरह की सोच है कि वो ब्रोकन फैमिली से था, अगर उसको हमने अपने साथ रखा जी तो हमने इसको इतना निगलेक्ट किया हुआ था कि हमें यही नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। जी देखें, ऑफ कोर्स घर में आजकल हमारे
मुल्क के हालात ऐसे हैं कि एवरीवन इज़ फ्रस्ट्रेटेड सॉर्ट ऑफ, लेकिन घर में वो बच्चा जो देखता है वही उस चीज़ पे फिर बड़े होके अमल करता है। एक मिसाल के तौर पे एक छोटा बच्चा 2 साल का, अगर वो टैंट्रम्स उस वक्त से थ्रो करना शुरू हो रहा है, और टैंट्रम से मुराद गुस्सा कर रहा है, ज़िद कर रहा है, तो माँ बाप को उसी वक्त उस पे स्टेप लेने की ज़रूरत है, वहीं पे उसको रोके, ना कि उसको इनकरेज किया जाए और ये समझ के कि बहुत क्यूट लग रहा है, देखें ये बड़े भाई को डांट रहा है, सो यू नो ये बहुत ही क्यूट इसकी हरकत है। लोग इस पर मुस्कुराते हैं जी, और जी, बड़ा अच्छा महसूस करते हैं ताकि बच्चा जो है वो भी अच्छा महसूस करे और नेक्स्ट टाइम फिर वो कुछ तरह की बात करे। जी, तो उसको ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है। वंस इन अ ब्लू मून इट्स फाइन, मतलब एक दफ़ा कर लिया ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम उसको बताने की ज़रूरत है बड़े भाई को ज़ोर से नहीं बोलना है, ये यू नो दिस इज़, ये आपको डिसिप्लिन करने बड़े भाई ने कोई कंप्लेन की है तो वो अगर उन्होंने किया तो आपको नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना। आप दोनों भाई हैं, प्यार से रहें। बिल्कुल ऐसा नहीं किस किस्म के बिहेवियर्स हैं कि उस बच्चे ने खैर ये हरकत की है, लेकिन अच्छा वो भी खैर अब उसको मैच्योर नहीं कह सकते, वो खुद भी अभी अंडर 18 है और उस बच्चा ही उसको कंसिडर किया जाएगा। जी। लेकिन इसमें हमें कैसे इसको ठीक करना है अपने बिहेवियर्स को, ये पेशेंस कहाँ से लाएं अपने अंदर? देखें, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये जो एज ग्रुप है इसको एडोलेसेंस कहते हैं। सो ये 15-16 साल में मिडिल एज एडोलेसेंस है। स्कूल गोइंग बच्चा था, सो स्कूल का भी जहाँ तक पेरेंट्स की तरबियत का ताल्लुक है दैट इज़ समथिंग जो कि प्राइमरी है, बट सेकेंडरी तौर पे स्कूल्स के अंदर भी अवेयरनेस होनी चाहिए। टीचर्स, असातिज़ा भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों की अपब्रिंगिंग में, क्योंकि पेरेंट्स जहाँ तक उनको कर सकते हैं घर में, बट दैन अ मेजर टाइम ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ इज़ स्पेंट इन स्कूल। तो स्कूल के अंदर भी असातिज़ा को भी चाहिए कि या तो अवेयरनेस रखें, एथिक्स की तालीम दें, अपने करिकुलम के अंदर एथिक्स का एक कंपोनेंट रखें। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट बच्चा एम्पैथी सीखे, वो चीज़ सीखे कि यू नो एम्पैथी इज़ हाउ यू वुड फील अगर आपके ऊपर गुजरे। सो दिस इज़ समथिंग विच दे शुड लर्न एट अ वेरी चाइल्डहुड लेवल। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा हम इस कंटेंट की बात करें जिससे इम्प्रेस होकर उस बच्चे ने ये हरकत की है, जो कि इंडियन मूवीज़ में, किसी भी मूवी में वो अब से नहीं कब से दिखाया जा रहा है। अभी किसकी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, उसको रोकना किस लेवल पर है, और अगर पानी सर से ऊपर जा रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे इस पर कुछ करना है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर तो रोक टोक, अगर आपके हाथ में बच्चे को मोबाइल दिया हुआ है, आईपैड दिया हुआ है, लैपटॉप दिया हुआ है, तो वो तो देखेगा। सो ये पेरेंट्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप कम्युनिकेशन के तौर पे रखने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को, अगर वो बच्चा जिसकी हम बात करें वो एक एक सेपरेटेड फैमिली से ताल्लुक़ था, तो मदर को एक कम्युनिकेशन रखने की ज़रूरत है। बच्चा किन दोस्तों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, उसके पीयर्स कौन हैं, वो क्या देखता है, जो बच्चों के सवालात हैं। बच्चे बाय जनरल नेचर क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर, एक जानने की एक सलाहियत होती है, दे वांट टू नो कि ये क्या है, क्यों है। सो इस चीज़ को उनके पेरेंट्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है, एंड सेकेंडली उनके असातिज़ा को एड्रेस करने की ज़रूरत है। दे शुड नॉट लर्न थिंग्स फ्रॉम अपने पीयर्स से, जो कि गलत बातें नहीं उनको सीखने की ज़रूरत है। सो पेरेंट्स को रेगुलेट करना चाहिए। स्क्रीन टाइम जो गाइडलाइंस हैं 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक एडल्ट की। बच्चों के अंदर वो मज़ीद कम हो जाती है, 1.5 आवर्स। 2 साल से कम उम्र के बच्चे में 0 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम। दिस आर द रिकमेंडेड गाइडलाइंस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। सो स्क्रीन टाइम महदूद करने की ज़रूरत है। बच्चों के साथ एक वो मुहावरा है ना कि देखो शेर की निगाह से खिलाओ सोने का निवाला, सो विच मीन्स दैट आप उसको अपने वसाइल में रहते हुए गिव देम द मैक्सिमम दैट यू कैन, बट उनके ऊपर स्ट्रिक्ट। में तो डॉक्टर साहब मैं एक समझती हूँ कि माओ को 2 आंखें आगे 2 पीछे रखने की जरूरत है। वो दौर है ये कि जब एक क्लिक पर हर चीज़ है और बच्चे आपके फ़ोन पर क्या देख रहे हैं। अब जाहिर है वो मायमी हैं जो कि खुद इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको गैजेट्स को यूज़ करना नहीं आते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो ज़िंदगी वो खुद गुजारेंगे उनके बच्चे वैसी ना गुजारें, वो पढ़ें, वो सीखें। वो खुश होती हैं कि अच्छा ये मोबाइल भी यूज़ कर लेता है, ये सब देख लेता है, लेकिन वो क्या देख रहा है ये नजर रखना आपकी जिम्मेदारी। अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे, आप ये तो देख सकते हो ना कुछ अच्छा देख रहा है, कुछ बुरा देख रहा है, नजर रखना लाजमी है। अच्छा, अब इसमें मुझे बताइएगा, आप लोगों के पास भी केसेस रिपोर्ट होते होंगे जी, इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं उनकी पेरेंटिंग आप लोग किस तरह कर रहे हैं?
देखिए, जनरली एज अ पब्लिक हेल्थ पर्सन हम लोग कम्युनिटीज़ में जाके इसके ऊपर बात करना, अवेयरनेस सेशंस देने की, दिस इज़ हाउ वी वर्क। सो हम लोग डायरेक्टली क्लिनिक्स के अंदर इस तरह से वी डोंट गेट पेशेंट्स लाइक दैट, बट हम लोग कम्युनिटीज़ में जाके इसके ऊपर काम करते हैं। सो अगेन मैं वापस उस आपको रिसर्च पेपर के हवाले से बताऊंगी जो हमने एक स्टडी की थी 2020 में, कराची की खुदा की बस्ती एक कच्ची आबादी, वहाँ पे जाके हमने किया था। सो उनमें जो हमारे जो 422 बच्चे थे उसमें जो 5% बच्चे, उन्होंने कहा कि जब हम वायलेंट मीडिया पे कंटेंट देखते हैं, उस तरह का जो उसमें तशद्दुद है, लड़ाई झगड़ा है, मार कुटाई है, तो हमारे अंदर गुस्सा पैदा होता है। 5.7 बच्चों ने ये बात बोली। सो अब आप देखिए ये हमारे ये देखिए ना कि ये वही रिसर्च जो बता रही है कि भाई ये बच्चों के अंदर एग्रेशन पैदा होता है ऐसा कंटेंट देखने में, तो खुदारा इस पर नजर आपने रखनी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बड़े ज़बरदस्त मेहमान इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, नईम योगी और योगा एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। और बड़ा मुश्किल से हमने इन्हें पकड़ा है, ये पंजाब साइड पर ज़्यादा नज़र आते हैं, कराची कम आते हैं। सही कह रही हूँ मैं? जी मैं आता तो रहता हूँ, तकरीबन साल में 6 चक्कर लगते हैं मेरे। 6 चक्कर, ज़बरदस्त। अच्छा, इसका मतलब एक अच्छी खासी तादाद है अवाम की जो योगा सीखना चाह रही है या सीख रही है। तो जनाब जो भागती दौड़ती जो हमारी लाइफ है उसमें अगर हमें सुकून चाहिए ना, तो वो हमें योगी बताएंगे कि आप किस तरह कुछ लम्हात बड़े पुरसुकून तरीके से अपने साथ गुजार सकते हैं, जो कि आपके लिए सेहतमंदी की वजह भी हो सकते हैं, आपको स्ट्रेस भी आपका रिलीज़ होता है और आप फिट भी रहते हैं। तो ऐसे में योगा की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नईम साहब से। आपने सुना कि वो 6 दफ़ा कराची आते हैं, तो मुझे सबसे पहले ये बताइएगा नईम साहब, मैंने तो देखा लोग ज़्यादा जिम भागते हैं, भाई टाइम मैनेज करो, जिम जाना है। क्या अब भी लोग योगा की अहमियत को समझते हैं या फिर आप लोगों को समझाना पड़ रहा है? बहन कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने जो अभी हम आए थे योगा फेस्टिवल के लिए, हमने कराची में योगा फेस्टिवल रखा हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जो है वो शमूलियत हुई और बहुत अच्छा हम एक इवेंट करवा पाए। योगा की अफादियत के बारे में लोग इसलिए नहीं समझते क्योंकि योगा करना नहीं चाहते या सीखना नहीं चाहते। योगा को हम ये समझते हैं कि शायद मुश्किल चीज़ है, और हम जिस तरह के पोजेस गूगल यूट्यूब पे देखते हैं उसको देखने से ही इंसान डर जाता है कि ये कर नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये लगता है कि हम जिम में जाके भागेंगे, हमारा पसीना निकलेगा, दैट मीन्स हमारी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। योगा के रिजल्ट्स नहीं हैं, आसानी नहीं, रिजल्ट्स तो इसके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक खौफ है। जैसे हम गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करते हैं योगा को, तो बहुत मुश्किल पोजेस सामने आते हैं जिसको देख के इंसान ये सोचता है कि ये मैं कर नहीं पाऊँगा। वो देखने के हद तक ही अच्छे लगते हैं। अगर आप प्रॉपर किसी टीचर से जो योगी है उससे आप योगा करते हैं तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब जैसे आज के मसाइल, आज के जो ज़िंदगी के मसाइल हैं उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। आज के मसाइल सारे जो हैं वो ज़हनी मसाइल हैं। आज का इंसान अपने आप से बिछड़ा हुआ है, खोया हुआ है। आज का इंसान या पास्ट में है या फ्यूचर में है और डीप स्लीप तक नहीं पहुँच पाता। डीप स्लीप तक ना पहुँचने की वजह से क्या होता है कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपके अंदर जितनी भी रिपेयरिंग होती है, आपका जो इम्यून सिस्टम काम करता है, वो आपकी स्लीप के साथ उसका ताल्लुक़ है। जब आप गहरी नींद तक पहुंचते हैं, आप अच्छा सोते हैं, तो आपके अंदर जो स्वेलिंग है, आपके अंदर की जिस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़ुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं। अब जब आप सो नहीं पाएंगे, हम आंखें बंद करने को नींद समझते हैं, आंखें बंद करना नींद नहीं है, वो तो नींद की तैयारी है। आप आंखें बंद होती हैं आपकी, आप सोए होते हैं बज़ाहिर, लेकिन आपकी दिमाग की नींद की तैयारी हो रही होती है। जब आप दिन भर बहुत सारे मसाइल सोचते हैं, खोए रहते हैं, पास्ट और फ्यूचर में खोए रहते हैं, तो वो फाइलें बंद भी तो होनी है ना, जो दिमाग के अंदर फाइलें खुल चुकी हैं। अब योगा जो है इसके लिए बेहतरीन एक आर्ट है जो आपको रिलैक्सेशन देता है, आपको जो डीप स्लीप तक लेके जाता है। आज का इंसान अगर डीप स्लीप तक पहुंच जाए तो उसकी सेहत के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, क्योंकि एक रिसर्च आई, मेडिकल ने इसको रिसर्च किया कि यंग एज में अमवात की बड़ी वजह क्या है, क्यों यंग एज में अमवात आ रही हैं। उसकी वजह निकली कि डीप स्लीप तक ना पहुँचना। सही। अच्छा, मैं अभी डीप स्लीप किस तरह ली जा सकती है या फिर किस तरह आप बताएंगे इसके पीछे क्या राज है
कि जो लोगों को समझ आए कि भाई आप जब सोते हैं तो उन फाइल्स को बंद होने में भी कुछ वक्त लगता है, डीप स्लीप में जाने में कुछ वक्त लगता है, वो कैसे इंसान जा सकता है, ज़हनी तौर पर उसको खुद को कैसे फिट रखना है। अच्छा, मैंने जो भी रिजल्ट्स की बात की थी ना, योगा में बिल्कुल नताइज तो मिलते हैं, लेकिन हम लोग हैं बड़ी बेसब्री कौम। बिल्कुल हमारा ये दिल चाहता है कि अगर हमने जिम जाना शुरू किया तो 15 दिनों में हमारा 5 किलो वजन कम हो जाए, या फिर हम उस तरह से जो चाह रहे हैं रिजल्ट बॉडी टोनिंग वैसे आ जाए। योगा में टाइम लगता है, ऐसा ही है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ जल्दी होती है, वेट कम अगर जल्दी हो जाए तो जब आप छोड़ते हैं तो उससे डबल वक्त स्पीड से आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और योगा क्योंकि नेचुरल एक वे है, ये आपको जल्दी से वेट कम तो नहीं करता, लेकिन जो करता है फिर दोबारा नहीं बढ़ता, आपकी फ़िटनेस का लेवल छोड़ने से ख़राब नहीं होता। तो इसलिए ये थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये सेहत के एतबार से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और जिम भी करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ लोगों को कि आप कुछ भी करें ज़रूर, एक्टिविटी करें। आज का इंसान एक्टिविटी से भी दूर है, बैठ गया, पैक कर लिया, अपने आप को बिल्डिंग में बंद कर लिया, और क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन और क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन दोनों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। और हम एक पहर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक लाइट की ज़िंदगी। 8 पहर हैं दिन में, जिनमें मुख्तलिफ रोशनियाँ होती हैं, जो सेंसर आपकी बॉडी के काम करते हैं, और वो फिर इसको देखते हैं कि ये पहर चल रहा है। आपकी बॉडी के सेंसर ख़राब हो चुके हैं। जब आप एक लाइट की ज़िंदगी गुजारते हैं, सुबह भी वही रोशनी है, दोपहर भी वही रोशनी है, शाम भी वही रोशनी है, और रात भी वही रोशनी है, तो फिर नींद कैसे आएगी? फिर आपको नींद की गोली खानी पड़ेगी। जितने लोग नींद की गोलियाँ खाते हैं उन्होंने कभी शाम को देखा ही नहीं, वो रात में बाहर नहीं निकलते। हम जब तक इनको फीलिंग में नहीं लेके आएंगे पहर को, तो आपके जो है वो ज़हनी जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सकते। अच्छा, अब मैं ये चाहती हूँ कि आप चूँकि अभी बता रहे थे कि योगा के जो हम पोजेस देखते हैं इंटरनेट पर, वो हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे पोजेस भी हैं जो कि बड़े आसान हैं और हर कोई अपने घर में आम जिंदगी में कर सकता है। आप यहाँ पर बैठे मुझे कुछ ऐसे पोजेस बताइए जो कि इंसान, एक तो बताइएगा कौन सा पहर भी बेहतर है। अभी आप पहरों की बात कर रहे हैं ना, किस पहर किया जाए, सबसे बेस्ट पहर कौन सा होता है, और वो कौन से आसान पोजेस हैं जो कि करके हम फिट रह सकते हैं? सबसे बेस्ट जो पहर है वो पहर है जिसमें आपके पास इजी अवेलेबिलिटी है, आपकी कोई मसरूफियत नहीं है। ठीक है। अगर आपके जहन में कोई मसरूफियत चल रही है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप उस काम को कर नहीं पाएंगे। जैसे अब आपने बात की कि रिलैक्सेशन की और आसान पोजेस, या आप ऐसी चीज़ें जो फ़ायदा पहुंचा सकें। हम क्योंकि डीप स्लीप की बात कर रहे हैं, तो मैं एक ब्रीदिंग को डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा, जिसकी आज के इस दौर में बड़ी ज़रूरत है। आज डिसीजन पावर बहुत कमज़ोर हो चुकी है। हम अपनी चीज़ों को ख़राब करते हैं डिसीजन पावर ना होने की वजह से। सही है। और उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट है, अगर आप वो ब्रीदिंग करना शुरू कर दें तो आपकी डिसीजन पावर बेहतर होगी, आपके असाब मजबूत होंगे, आपके दिमाग की, आपकी बॉडी के ऊपर हुक्मरानी होगी, जो आपकी सेहत का बायस बनेगी। सही है। तो इसको अल्टरनेटिव ब्रीदिंग कहते हैं, लेकिन इसका जो संस्कृत में नाम है अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, अनुलोम। ये आप अपनी 2 फिंगर्स को फोल्ड कर लें। सही। पहली, इसको विष्णु मुद्रा कहते हैं। इसके साथ करने से इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। वैसे ये ना भी बनाएं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। राइट नॉस्ट्रिल बंद करें आप थंब के साथ। अच्छा, राइट हैंड से करें ना। अच्छा, राइट नॉस्ट्रिल, ये ऐसे जी जी, ये दोनों। अच्छा, ओके। राइट नॉस्ट्रिल आपने बंद किया, लेफ्ट साइड आपने इनहेल करना है, और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर लें। अब आप राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें, सांस को निकालें। अब राइट साइड से इनहेल करें, और फिर लेफ्ट साइड से एक्सहेल कर दें। राइट रिलैक्सिंग। ये इतनी बेहतरीन ब्रीदिंग है, अगर आप सोने से पहले कर लें बेड पे लेटे हुए, तो आपको नींद अच्छी आती है, आप सुबह फ्रेश उठते हैं। कितनी देर तक करनी है? 5 मिनट्स। आप सुबह फ्रेश उठते हैं। देखें, हम लोगों को देखते हैं सुबह उठते हैं तो उठने को दिल नहीं चाहता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो नईम साहब ये है कि हम सोते वक्त भी मोबाइल देखते हुए सोते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें स्क्रॉल करते हैं, पता नहीं क्या क्या हमारे जहन में रह जाता है, फिर हम सोते हैं तब हमें फील होता है कि बस अब गिरने वाले हैं। इमेजेस बनते हैं ना, आप जब किसी चीज़ को देखते हैं तो वो इमेजिनेशन होती है, आपके ब्रेन के अंदर इमेजेस स्टोर होते हैं। आपके दिमाग का सबसे पहला जो ताल्लुक है आंखों के ज़रिए स्कैनर है। आप जिन चीज़ों को देखते हैं, मैं ये कहता हूँ कि मोबाइल, अक्सर लोग कहते हैं कि मोबाइल देखते देखते नींद आती है। वो नींद नहीं आती, आपकी थक के आंखें बंद हो जाती हैं, दिमाग थक जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, नींद नहीं आती। दिमाग फिर उसको, आपकी जो फाइलें खुल जाती हैं उनको फिर बंद करना शुरू करता है। वो फाइलें बंद होती हैं तो फिर आपकी नींद स्टार्ट होती है। अगर आप ये ब्रीदिंग करते हैं, आप
तो इससे आपकी जो है फाइलें जल्दी बंद होती हैं, इससे आपके असाब मजबूत होते हैं। लेकिन एक ब्रीदिंग मैं और करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल कीजिए। वो ब्रीदिंग जो है वो आपको बिल्कुल पुरसुकून कर देती है अगर आप सोने से पहले करते हैं, या अगर आपको हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, वो हार्ट बीट को भी नीचे लेके आती है। अच्छा, दिन में भी कर सकते हैं। वो लोग जो कि हार्ट पेशेंट्स हैं उनकी हार्ट बीट बढ़ती है, उनके लिए बड़ी बेस्ट होगी फिर। जी जी, हार्ट बीट को फ़ौरन नीचे ले आती है जिनको भी हार्ट का प्रॉब्लम हो। बल्कि यहाँ तक क्या है कि किसी को अगर हार्ट में कोई फीलिंग आ रही है, पेन हो रही है, पल्पिटेशन है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसकी धड़कन है, तो उसमें करने से उसको फ़ौरन उसका इफेक्ट मिलता है 5 मिनट्स के अंदर अंदर। फ़ौरन अपनी जो है वो उंगलियों को कानों के अंदर ले लें, कानों को बंद कर लें, कान बंद करके दिखाइएगा क्लोज। तो ऐसे कान बंद कर लेंगे और आंखें भी बंद कर लेंगे। और आप लेट के भी कर सकते हैं, कमर का सीधा होना ज़रूरी है, कमर गोल नहीं करनी, कमर सीधी हो, या टेक लगा लें और या लेट जाएं बिल्कुल, उसमें भी बहुत अच्छा है। अपनी लेग्स को फोल्ड कर लें, आप नाक से सांस लें और नाक से ही खारिज कर दें। लेकिन जब नाक से सांस खारिज करेंगे तो एक आवाज़ की शक्ल में सांस को खारिज करेंगे, जैसे आपके मक्खी गुनगुनाती है, क्योंकि इसका नाम है भरामरी, और भरामरी का लफ्ज़ी मतलब है काली मक्खी का गुनगुनाना। और आपने सांस निकालते हुए जिस तरह मक्खी का गुनगुनाना होता है उस तरह आपने सांस निकालना है। ज़बरदस्त। इतना लंबा शायद ना हो पाए, लेकिन ये करने से आपके फ़ौरन एक तो ब्रेन की वाइब्रेशन होती है, ब्रेन में आपकी जो रिलैक्सेशन फ़ौरन फील होती है, ये आपका जितना भी स्ट्रेस हो ये फ़ौरन कम हो जाता है। और आपको किसी किस्म का भी आपको हार्ट का इशू है या हार्ट की आपकी बीट ज़्यादा है, अगर हार्ट बीट स्लो है फिर नहीं करनी, इसकी एहतियात है। अगर आपकी हार्ट बीट स्लो होती है तो आपने इसको नहीं, बिल्कुल नहीं करना। ये ब्लड प्रेशर को भी नीचे लेके आती है, अगर आपका बीपी हाई है उसको भी नीचे ले आती है। इसके अलावा ये नॉर्मल हार्ट बीट वाले भी कर सकते हैं लेकिन लो वाले नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, हमारे नाज़रीन जो कि इस वक्त आपको देख रहे हैं, अब हम ये भी देखते हैं कि जगह जगह योगा सेंटर्स खुले हुए हैं, लोग घरों में योगा सिखा रहे हैं, सेशंस दे रहे हैं ऑनलाइन। जी, अब पहचान क्या है सही योगी की, और वो जो बस इधर उधर से देख के सिखा रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें वाकई इस बंदे से सीखना है? बहन, इसका एक बहुत आसान तरीका है। वो आपको इसका जो सिखाने का वे है वो फ़ौरन पता चल जाता है कि इसकी जो इसने टेक्निक मेरे साथ अप्लाई की है उसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो फिर तो वो सीखा हुआ है कुछ ना कुछ। अगर उसने आपको करवाया और उससे आपको जो है कोई ना कोई चेंज आपकी बैड आई, उसके ऊपर बुरी आपके ऊपर आई चेंज, तो फिर उसका जो है वो लाजमी उसने खुद ही से गूगल से या यूट्यूब से देखा हुआ है। और बदकिस्मती से जो है वो यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं तो बहुत दफ़ा ये आपके तवसत से शोज़ में कह चुका हूँ कि इस पर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि चेक करें कि ये कौन सर्टिफाइड है, कौन सर्टिफाइड नहीं। ये सेहत का मामला है, हम तो डॉक्टर्स का आज तक हल नहीं निकाल सके, सेहत का मामला है, सेहत का मामला है बहन, ये इंसानी सेहत का मामला है। हमें जो है ये जानना होगा कि कौन योगा करवा रहा है और वो किस लेवल पर करवा रहा है, क्या सीखा उसने, और उसने अब लोगों की सेहत के ऊपर काम करना है तो वो बाकायदा कहीं से सर्टिफाइड है या नहीं है, उसने इसको बाकायदा सीखा है या ख़ुद से वो सेहत पे काम करना शुरू कर दिया। अब मिसाल के तौर पर अगर आपका बीपी शूट करता है और मैं आपके हाथ ऊपर ले जाऊँ तो योगा तो मना करता है। योगा कहता है जब बीपी शूट है आपके हाथ ऊपर नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। अगर आपका बीपी शूट करता है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, मैं आपको बैक बेंड कराना शुरू कर दूं तो योगा तो मना करता है। तो बहुत सारे लोग करवा रहे हैं। ऐसा होता है कि ये आपका बीपी शूट किया तो अपने हाथों को स्ट्रेच करें, तो ये योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत है। अच्छा, अभी आपने जैसे कि बात की कि हम लोगों ने खुद को पैक कर लिया है, हम लोग पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, घर की बिल्डिंग्स में खुद को बंद कर लिया है, लाइट से हमारा उस तरह इंटरेक्शन नहीं जो कुदरती लाइट है। जी बिल्कुल। मुझे बताएंगे कि आप अगर घर में हैं या फिर अपनी कुर्सी पे आपको पूरा दिन गुजारना है काम के लिए, बैठे बैठे अगर अपने लिए 10-15 मिनट आप निकालना चाहते हैं तो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको करनी चाहिए, जो आपके लिए स्पेशली आपकी स्पाइन के लिए और आपकी ये लोअर टमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सही रहे? बहन, इसके लिए मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आज जब हम बैठे हैं, लोग इंसान बैठ गया, इसकी जो ज़रूरत है, एक है मैनुअल सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एक है हार्ट आपका पंप करता है। हार्ट जो है वो आपका खून को वापस नहीं खींचता, वो आपके जो काफ मसल्स हैं इनके ज़रिए से ऊपर आता है। जब काफ मसल्स आपके स्ट्रेच होते हैं, वर्किंग करते हैं, तो फिर आपका जो ब्लड है
वो आपके दिल की तरफ उसकी रवानी होती है। ऐसा और ही है। आपने फील किया होगा कि जितने लोगों को भी स्टिफनेस होती है वो बैक साइड पे होती है, बैक साइड पे होती है। टांगों के पीछे स्टिफनेस है, बैक पे स्टिफनेस है, इसी तरह आपकी गर्दन के पीछे स्टिफनेस है। अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं और दिल की मुआवनत करना चाहते हैं, दिल पुरसुकून तो आपके सारे ऑर्गन पुरसुकून, आपके ब्लड फ्लो हर ऑर्गन की तरफ तब अच्छा होता है जब दिल की तरफ सप्लाई बेहतर होती है। तो उसके लिए आप कुछ मुश्किल नहीं है, आपको वॉक से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ऐसे आप चेयर पे बैठे बैठे अपने टोज़ को ऊपर उठाएं। सही, अगर आप दिखा सकते हैं तो ज़रूर इसको फोकस करें कि कैमरामैन दिखाइएगा। ये अपने टोज़ को सिर्फ उठाएं, हील टच रहे। ऑफिस में बैठे बैठे सही आप अपने जो है वो ब्लड फ्लो को बेहतर कर सकते हैं। आपके पास वॉक करने का टाइम नहीं है, सही, आप वॉक नहीं कर पा रहे, तो ये ऑफिस में बैठे वॉक से क्या फायदा होगा? ये आपके दिल की तरफ खून की सप्लाई को बढ़ाएगा। सही, जब खून की सप्लाई आपके दिल की तरफ बढ़ जाएगी तो आपकी बैक में स्टिफनेस ख़त्म हो जाएगी, आपके जो दिल का जो है वो मामला कभी ख़राब नहीं होगा और दिल आपका सही तरह खून पंप कर पाएगा हर ऑर्गन की तरफ। अच्छा, आपको पता है हमारे इसी प्रॉब्लम की वजह से जब हम बैठे रहते हैं, मैंने देखा है हमारे पाकिस्तानियों की एक अच्छी खासी तादाद है जो शटिका पेन या फिर हमारी ये जो पीछे लोअर बैक की पेन है इसका शिकार है, कि वो ज़ाहिर है वो इसका हल फिर या तो ऑपरेट होता है या फिर इसके अलावा कुछ उसका हल नहीं हो सकता। तो उनके लिए भी क्या हल है कि वो किस तरह की एक्सरसाइज करें कि वो एटलीस्ट इस चीज़ से बचें? अगर ज़्यादा प्रॉब्लम देखा जाए लोगों की कमर में दर्द का, तो वो ब्लड फ्लो का कम होना है जो स्टिफनेस की वजह से होती है, जो ये एक्सरसाइज हमने की। एक तो ये करें, दूसरी एक्सरसाइज जो शैटिका नर्व की आपने बात की, वो बड़ी आसानी से जो है वो आप उसको निकाल सकते हैं। वो प्रेस होती है मोहरों के दरमियान में, तो उसके लिए एक टेक्निक है। जिस टांग में आपके दर्द आ रही है, चाहे थाई तक आ रही है या आपके एंकल जॉइंट तक आ रही है, अक्सर जब शिद्दत होती है तो फिर पूरी टांग में दर्द नीचे तक आती है और फिर नमनेस भी आ जाती है। और याद रखिएगा कि इसकी एक निशानी भी है, अगर आपको वॉक करने से दर्द बढ़ रही है तो शैटिका नर्व है, अगर वॉक करने से दर्द नहीं बढ़ रही तो वो शैटिका नर्व नहीं है। अच्छा। या खड़े होने से दर्द बढ़ रही है तो शैटिका नर्व है। अगर लेटने से उसमें कमी आती है तो वो शैटिका नर्व है। अगर ये आप इसके लिए एक्सरसाइज कर लें तो बहुत आसानी से वो कौन सी एक्सरसाइज रिलीज़ हो सकती है। इसमें यह है कि एक पाँव को ऊपर इधर रखेंगे तो इसका काम इफेक्ट आएगा। तो पाँव को थोड़ा सा आगे रखें घुटने से, जी यहाँ पर, और शुरू में आप इसको हल्का सा नीचे की तरफ थोड़ी दफ़ा दबाएं, इसको 10-15 दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता। फिर आप अपने ये पाँव का लेवल रखें कि आपके नी के नीचे आपकी हील हो, ठीक है, ये अंदर ना हो, ये आगे ना हो, बिल्कुल मिडल में हो। आपका जो ये वाला नी है इसके नीचे आपके पाँव की हील आ जाए, ठीक है, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे आपकी शिन हो। फिर आप कोशिश करें कि अपने बाजुओं को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और कमर को सीधा रखते हुए आगे बढ़ना शुरू करें। सही। फिर यहाँ रुक जाएं। यहाँ अगर हाथ नहीं आ रहे, यहाँ भी आ रहे हैं तो कोशिश करने से आपके हाथ आगे आना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। कुछ दिनों में आप ये करें, सांस लें लंबे यहाँ पर, फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक सेशन में आपको रिलीफ मिलता है। अच्छा, ज़बरदस्त। पहले सेशन में। अच्छा, अभी मैं आपको प्रॉब्लम अपना भी बताती हूँ, क्योंकि हम लोगों का ज़ाहिर एंकर्स का काम होता है, कोई ट्रांसमिशंस आ गई तो हम लोगों को कम से कम 4-4, 5-5 घंटे भी बाजुकात बैठना पड़ता है और हम लोग टेक लगा के नहीं बैठ सकते। हम लोगों को अपनी कमर को सीधा रखना है ताकि हम प्रॉपरली मुखातिब हो सकें जिनसे भी बात कर रहे हैं। अब मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जिस तरह अगर मैं 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे भी बैठती हूँ ना, तो मेरे सिर्फ इस शोल्डर में दर्द होगा, जो कि होगा शोल्डर की बैक पे, ये जो बाजू का पीछे होता है ना बैक, और वो पूरा इन 2 फिंगर्स तक आएगा। जी जी। और जैसे ही मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, जाके थोड़ा सा लेटूंगी, तो फ़ौरन ठीक हो जाएगा। ये बहन होता ये है कि जब हम टेक लगाने के बगैर बैठते हैं तो हम पूरी कमर को ऐसे सीधा रखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कोशिश करते हैं सीधा रखें। हाँ। एक चीज़ को अगर आप इसमें तब्दील कर लें तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन स्लो होती है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। होता ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा सीधा होने की कोशिश करते हैं तो आपकी कमर का जो लोअर बैक है ना, वो अंदर की तरफ चला जाता है। ऐसा ही है, अंदर ही जाता है, उसका कर्व बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो आप जब बैठें तो अपनी कमर को नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया करें। अच्छा। चेस्ट को आप जो है वो टाइट रखें, मतलब और कमर को थोड़ा रिलैक्स कर लें। लोअर बैक को थोड़ा सा रिलैक्स, बहुत लाइट सा रिलैक्स कर लें, तो इससे आपकी जो है वो ब्लड फ्लो में कमी नहीं आएगी बैक पे। दूसरा, जो शोल्डर की आपने एक्सरसाइज की बात की कि शोल्डर आपका जो होता है प्रॉब्लम में आता है, तो उसके लिए एक एक्सरसाइज बताता हूँ, आपका शोल्डर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अपने अंगूठे को यूँ पकड़िए, बाजू को सीधा कीजिए अपने शोल्डर लेवल पे, दूसरे हाथ से अपने इसको सपोर्ट दे लें और पूरा सर्कल बनाइए
रिस्ट जॉइंट को आप मूव करें क्लॉकवाइज 10 टाइम और फिर 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज। जी जी, बाजू अच्छा, को सीधा रखिए। मुझे तो आपका पूरा मसल मूव होता दिखाई दे रहा है बाजू में से। जी जी, जबरदस्त। तो ये आपके काफी इफेक्टिव होगा ये। आपके शोल्डर तक इसका इफेक्ट आएगा। और शोल्डर को रिलैक्स करने के लिए एक और एक्सरसाइज मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप अगर शोल्डर, वो नाज़रीन जिनका ये प्रॉब्लम है उनको भी इससे फ़ायदा होगा, वो भी सीख रहे होंगे। जी जी, शोल्डर जो अगर आप चाहते हैं कि आपका शोल्डर फ्रीज ना हो या इसमें पेन ना आए, सही, तो बहुत आसान है। इसके लिए आप एक स्ट्रेच किया करें कि अपने बाजू को, अच्छा इसको लोग यूँ करते हैं कि हाथ को नीचे की तरफ रखते हैं, सही, लेकिन आप हथेली को अगर ऊपर की तरफ ले आएँ ऐसे ट्विस्ट करके और फिर यूँ इसको इस तरफ स्ट्रेच करके इसी शोल्डर के ऊपर से पीछे देखने की कोशिश करें। शोल्डर के ऊपर से पीछे देखने की कोशिश करें। सही, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा आता है। अच्छा, ज़्यादा आता है। इससे आपके शोल्डर रिलैक्स होते हैं, करने के बाद आप रिलैक्स फील करेंगे। रिलैक्स फील करेंगे। ये अच्छा, ऐसे हाथ मुझे एक बात बताइएगा, ये हम मस्कुलर हर तरह से हमारे पास मसाइल का हल मौजूद है कि भाई हम लोगों को कहीं दर्द है, बॉडी पेन है, बॉडी है, क्या जोड़ों का कोई मसला है, हमारे पास हर तरह का इलाज है जो कि योगा में मौजूद है। आजकल हमारे यहाँ हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्या डायबिटीज़ के लिए भी कोई आप लोगों के पास है कि आप कौन सी ऐसी एक्सरसाइज या फिर पोज करें जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो? जी, डायबिटीज़ जो है वो बेसिकली स्ट्रेस इसका बिल्कुल ऐसा लिंक्ड है। बहुत बड़ा रीज़न इसका स्ट्रेस है। अगर आप, जैसे हमने शुरू में ब्रीदिंग्स की वो तो करनी है, लेकिन एक योगा इसके ऊपर एक आसन भी डिस्कस करता है, उसका नाम है मंडोक आसन। मंडोक आसन, जी जी। उसका करने का तरीका तो है कि मैट के ऊपर बैठे जिस तरह नमाज में बैठते हैं, लेकिन अगर आप नमाज में बैठने के तरीके में नहीं बैठ सकते, उसको वज्रासन कहते हैं, तशद में बैठने का जो तरीका होता है, सही। आप उस तरह नहीं बैठ सकते, आपका वेट ज़्यादा है, या आप चेयर पे बैठे हैं तो भी कर सकते हैं, आप बेड पे बैठे भी कर सकते हैं। टांगों के नीचे लटका लें, अपने यूँ पंच बनाएं, अंगूठे पकड़ लें। अच्छा। और जो बेली बटन है इसके साइडों पे आप अंगूठे वाली साइड रखें। सही। ये जो बेली बटन है इसकी बिल्कुल साइडों पे। सही। और ये छोटी उंगली आपकी थाई के टच हो। ऊपर देखिए, कमर को सीधा रखिए। अच्छा। और सांस को निकालते हुए नीचे आगे झुकिए, कमर सीधी। अच्छा, कमर गोल नहीं करनी, कमर सीधी करनी, ऊपर देखते रहना है। सही। इंहेल, एक्सहेल, सांस निकालते हुए यहाँ पे आपने सांस निकाल के रुकना है। तो ये आप रोज़ करें। इसके करने से जो है वो आपके पैंक्रियाज काम करना शुरू करते हैं बेहतर तरीके से। और एक चीज़ और कीजिएगा कि डायबिटीज़ जिनको है उनके लिए मैं एक टेक्निक बताता हूँ, वो करना शुरू करें, उनको बहुत फ़ायदा होगा इससे। जो पसंद है, वो गाना हो, नात हो, कवाली हो या तलावत हो, उसको लगाएं ऊंची आवाज़ में और उसके साथ साथ उसको रिपीट करें, मदहोश हों। कुछ लोग सूरह रहमान बहुत सुनते हैं, उसके साथ बोलना भी, पढ़ना भी है वो। अच्छा, पढ़ना भी है। ये टेक्निक है। आपको जो भी पसंद है, मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी आपको पसंद है, आपने अपनी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए आपने उसके साथ गुनगुनाना है। सही। फिर आपका उसके साथ ताल्लुक़ कायम होगा, मदहोशी आएगी, ब्रेन के अंदर जो जंक फाइलें हैं वो डिलीट होंगी, फिर आपका शुगर लेवल नॉर्मल होगा। ये बड़ी एक खास अच्छी बात, आप बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा, मैंने ना तो कोशिश की है कि छोटी छोटी तमाम ही बातों पे आपसे कोई ना कोई हल ले लूँ। अब हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कि माइग्रेन का शिकार रहती है। आधे सर की दर्द जो है वो कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें वॉमिट्स होना शुरू हो जाते हैं, और मेरा ख्याल है कि योगा उसके लिए बेहतरीन होगा। मेरी पर्सनली ऑब्जर्वेशन। 2 चीज़ें बताऊँगा, एक मुद्रा है और एक एक्सरसाइज। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं पानी कम पीने से भी होता है। पानी का, और इसकी बड़ी वजह यह है कि आपने लंबा वक्फा नहीं करना खाने में। जिनको भी सर दर्द का प्रॉब्लम होता है ना, माइग्रेन का, उसकी बड़ी वजह होती है कि वो ड्यूरेशन लंबा रखते हैं खाने के वक्फे। सही। सुबह खाया, फिर रात को लेट खाया, लंबे लंबे वक्फे करने से जो है वो सर दर्द, आधे सर का दर्द होता है। आप पोर्शन डाइट पे आ जाए। पोर्शन डाइट, मैं यही कहने लगी थी कि पोर्शन डाइट इसके लिए बेस्ट है। थोड़ा खाएं, और जो दिल चाहे खाएं, पर थोड़ा खाएं। 2 घंटे बाद खाएं, 3 घंटे बाद खाएं, मील आपका 3 घंटे के बाद हो, सही है। तो भी आप इससे बच सकते हैं। अच्छा, मुद्रा क्या है? महाशीर्ष मुद्रा, अगर आप दिखा सकते हैं करीब करके फोकस, तो ये रिंग फिंगर को फोल्ड करें, पाम में टच कर लें, और पहली 2 फिंगर्स को अंगूठे के साथ यूँ मिलाएं कि तीनों पोर बराबर हो जाए और छोटी उंगली सीधी कर लें। सही। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, कम से कम 5 मिनट, छोटी उंगली साथ ना मिले, कम से कम 5 मिनट। सही।
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 1 घंटा बना सकते हैं। सही। इससे बड़ा फ़ायदा होता है, फ़ौरन सर दर्द ख़त्म होता है। महाशीर्ष मुद्रा इसका नाम है, बहुत दफ़ा आजमाया। महाशीर्ष मुद्रा, इसका नाम भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको सर्च भी कर सकें, महाशीर्ष मुद्रा। तो ये करने से जो है वो आपको सर दर्द में कमी आती है, आधे सर का दर्द हो या पूरे सर का दर्द हो। और एक एक्सरसाइज मैं करके दिखाऊंगा, वो भी बहुत आसान है करना। तो वो जब सर दर्द आपके हो भी रहा हो तो आप उस वक्त भी कर सकते हैं, उससे कमी आएगी। ना हो तो फिर भी करते रहें कि अपने चेहरे को सीधा करें और थोड़े से अपने मुंह को खोल लें, जॉस में थोड़ा सा अपने जो है वो फासला पैदा करें, गैप रखें। सही। नीचे वाले जबड़े को राइट लेफ्ट। सही है, ठीक है। कितनी देर करना है? जितना आसानी से आप कर सके, कम से कम 1 मिनट। 1 मिनट। तो इससे जनाब हमें फ़ायदा होगा या फौरन सर दर्द में कमी आएगी। बहुत अच्छा लगा नईम साहब, आपने बहुत कुछ बताया, बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं, बहुत सारे पोजेस बताए हैं और बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। थैंक यू सो मच। होप सो नाज़रीन आपको भी बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला होगा। ट्राई कीजिएगा, बजाय इसके कि बस परेशानी में सबको बताते फिरें कि हाय मुझे तो ये हो गया, ये करके देखिएगा तो हो सकता है इसको आपको भी इससे आफाका हो जाए। मुझे अब आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत ख्याल रखना। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।